अस्सलाम वालेकुम जी। विलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा नाम आमना नवाज है। मैं माहिर नफ्सियात हूँ और सदाकत निगमरी की डायरेक्टर हूँ। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ नदीम इकबाल साहब हैं, माहिर नफ्सियात हैं और सदाकत क्लिनिक कराची के डायरेक्टर हैं। तलाल जुबैर साहब हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं और विलिंग वेज इस्लामाबाद के डायरेक्टर हैं। मिस हफ्जा शाहिद हैं, माहिर नफ्सियात हैं और विलिंग वेज लाहौर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम करती हैं। और हमारे साथ वकील मुराद साहब हैं, ये एडिक्शन काउंसलर हैं और विलिंग वेज कराची के डायरेक्टर हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि नशे की बीमारी के इलाज के हवाले से जो कुछ सवालात होते हैं अक्सर मरीज की फैमिली के पास, तो उस पे आज हम बातचीत करेंगे कि वो कौन से ऐसे ज्यादातर पूछे जाने वाले सवाल हैं जो फैमिलीज के कंसर्न्स भी होते हैं जब वो अपने प्यारे को इलाज के लिए भेजना चाहते हैं। तो उन सवालों के जवाब आज हम लेंगे अपने मेहमानों से। और सबसे पहले तलाल जुबैर साहब से मैं पहला सवाल करूंगी कि इंडोर इलाज के बारे में जो फैमिलीज का सवाल होता है कि जी इंडोर क्यों होना पड़ेगा, दाखिली क्यों आखिर होना पड़ेगा और किन हालात में आखिर दाखिले की जरूरत पड़ती है। तो आप अगर हमारे देखने वालों को इस बारे में आगाह करें कि नशे की बीमारी में इंडोर ट्रीटमेंट क्यों जरूरी हो जाता है और कब जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया मिसालना। देखिए, जब कोई बच्चा नशे का इस्तेमाल शुरू करता है और वो उसके अंदर जो है वो नशे की वजह से तब्दीलियां आने लगती हैं, उसकी जिस्मानी सेहत की, उसकी जहनी सेहत में, समाजी सेहत में, उसकी रूहानी सेहत में, उसकी प्रोफेशनल हेल्थ में। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैमिली को ये चीज पता लगना शुरू हो जाती है। और जो घर वालों का पहला रुझान होता है वो होता है कि कोई हम मरीज के साथ वादा कर लें, इसके साथ हम इसको समझा दें, को बुरा भला कर दें, कह दें, को पाबंदियां लगा दें। कभी ये भी देखा जाता है कि प्यार की डोज बढ़ा दें तो शायद ये मसला ठीक हो जाएगा, और इसी के अंदर जो है वो कुछ वक्त गुजर जाता है। और जब ये वक्त जो है वो गुजर जाता है तो फिर नेचुरली जो मसले हैं वो भी वक्त के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नशे का इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है, रूटीन ज्यादा खराब होने लगती है, जो पढ़ाई है, तालीम तरबियत है, उसमें खराबियां आती हैं, डिसिप्लिन में खराबियां आने लगती हैं। और जब ये मामला थोड़े बढ़ जाते हैं तो फिर घर वालों को ख्याल आता है कि अब हम जो है वो इलाज की तरफ रुजू करें। सो जब वो इलाज की तरफ रुजू करते हैं तो मरीज के साथ अमूमन जब बातचीत करते हैं तो वो तैयार नहीं होता मानने के लिए कि उसको कोई मसला है। और वो फिर ये सोच के भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं कि अब जब ये तैयार ही नहीं हो रहा तो फिर इस मसले का हम हल कैसे करेंगे। क्योंकि आमतौर पर ये गलतफहमी माशरे के अंदर एग्जिस्ट करती है कि जब तक कोई मरीज खुद नहीं चाहेगा ठीक होना तो उसको जो है वो आप ठीक नहीं कर सकते, उसको आप मदद प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो घर वाले जो हैं वो इस वजह से काफी इंतजार करते रहते हैं, और जब बिल्कुल पानी सर के ऊपर से गुजरने लगता है, जब मामलात बर्दाश्त नहीं हो रहे होते, तो फिर वो इलाज की तरफ रुजू करते हैं। और अमूमन उस स्टेज के अंदर जो है वो मरीज का जो उसकी जो खुद फरेबी है, जो डिनायल है, वो भी ज्यादा पक्का हो चुका होता है, नुकसानात भी बढ़ चुके होते हैं। और वो चूंकि अपने तौर पर समझ रहा होता है कि वो किसी भी वक्त इस मामले को हल कर लेगा, चीजों को अपने कंट्रोल के अंदर ले आएगा, और मोटिवेशन उसको नहीं मिल रही होती, उसको अपने हालात साजगार ही लग रहे होते हैं दवाइयों के बावजूद, तो वो इलाज का जमान नहीं होता। और जब फैमिली फिर हमारे पास राब्ता करती है तो उनकी ख्वाहिश होती है कि अगर कोई ऐसी दवाई मिल जाए जो कि मरीज सुबह दोपहर शाम खा ले, जैसे कि कोई इन्फेक्शन की दवाई होती है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, उससे फिर ये मसला जो है वो हमारा हल हो जाए। देखिए, असल चीज यह है कि जब कभी भी कोई मरीज नशे के मर्ज का शिकार या नशे का इस्तेमाल शुरू करता है, कोई शख्स, कोई बच्चा, तो जब ही आपको पता चलता है तो सबसे पहले आपको बच्चे से बात करके या बात किए बगैर जैसे भी आपको मुनासिब लगे फौरी तौर पर किसी बेहतरीन इलाजगाह से रब्ता करना चाहिए, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज, जैसे नाइडा कहते हैं, उसको शुरू में पूरा उतरती हो,
और जब आप उस इलाजगाह तक पहुंचते हैं तो अमूमन अगर कोई पहली दफा किसी ने नशा किया या 5 दफा नशा किया तो आपको पहली दफा नशा करने में चूंकि मरीज बहुत एहतियात कर रहे होते हैं तो नहीं पता चलता, और जब फिर पूरी एहतियात करना छोड़ देते हैं तो फिर पकड़े जाते हैं, और जब आपको पता चलता है तो फौरी तौर पर किसी इलाजगाह में रब्ता करना चाहिए और वहां से रुजू करके चांसेस उस वक्त होते हैं कि कोई ऐसा प्लान बनाया जा सके कि मरीज का जो इलाज है वो दाखिल किए बगैर भी मुमकिन हो सके। और एट टाइम्स तो दवाई की भी जरूरत नहीं पेश आती और काउंसलिंग के जरिए ही सारे का सारा मामला मैनेज हो जाता है। लेकिन चूंकि नशे की मरीज के अंदर एक बहुत ही मर्ज के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज मरीज की इल्लतों को आदतों में तब्दील करना है, उसकी इल्लतों को आइडेंटिफाई करना, उसको आदतों में तब्दील करना, उसके जो ट्रिगर्स हैं उनको पहचानना और फिर उनको इकट्ठे ना होने देना, और ऐसे बेशुमार स्किल सेट हैं जो कि किसी भी इंसान को नशे से दूर रखता है, ना कि सिर्फ एक महज दवाई। तो इसलिए जब कभी भी फिर इलाज की बात आती है किसी भी स्टेज के ऊपर, जबकि अमूमन मरीज को 2 से 5 साल के दरमियान नशा करते हुए अरसा हो चुका होता है और वो नशे का मरीज बन जाता है, उसकी एडिक्शन ट्रिगर हो जाती है, उसमें टॉलरेंस पैदा हो जाती है, उसकी मिसमैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो उसके अंदर दवाई और काउंसलिंग या इस ट्रेनिंग का एक मिला जुला रुझान जो है उसकी जरूरत होती है। अब एक मरीज अगर खुद से डॉक्टर के पास आने को तैयार नहीं है और वो दवाई खाने के लिए भी तैयार नहीं है और वो अपने मर्ज को मर्ज समझने के लिए ही तैयार नहीं है, तो डेफिनेटली उसको इंडोर इलाज की जरूरत है। और मैं मन घर वालों मुझसे पूछते हैं कि वो बाहर आउटडोर इलाज क्यों नहीं हो सकता, तो मैं उनको बताता हूँ कि जितनी शिद्दत से आप यहाँ बैठे हुए और चाहते हैं कि आपका बच्चा ठीक हो जाए, अगर आपका बच्चा भी इतनी ही तलब से इतनी शिद्दत से यहाँ पर आके कह रहे हैं कि नहीं मेरे हर सूरत में इलाज करो, तो वो वाहिद रास्ता होता है कि फिर उसका आउट पेशेंट के तौर पर इलाज हो सकता है। लेकिन जो कि आउट पेशेंट एक डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, उसके अंदर सारी की सारी जिम्मेदारी मरीज को और घर वालों को कबूल करनी पड़ती है, और अमूमन देखा जाता है कि फिर कुछ मरीज ठीक भी हो जाते हैं, और अगर कोई मरीज ना ठीक हो तो फिर उसको इंडोर ट्रीटमेंट की तरफ ही जाना पड़ता है। फिर एक कैफियत ये भी होती है कि अगर कोई मरीज जो है जिनके साथ कोमॉर्बिडिटी होती है, यानी नशे के मर्ज के अलावा उनको कोई और जहनी मर्ज लाहक है, जैसे कि कोई थॉट डिसऑर्डर है, जैसे कि उनको कोई हेलुसिनेशंस होते हैं, या उनको कोई पैरानोया है, या उनको कोई डिल्यूजन्स होते हैं, ख्यालात आते हैं, अपने आप को वो कोई बहुत पहुंची हुई चीज समझते हैं, तो नशे के साथ जब ऐसी कैफियत हो तो तब भी दाखिले की जरूरत पेश आती है। या फिर कोई मूड डिसऑर्डर अमूमन जैसे कि बाइपोलर के कोई मैनिक फेज के अंदर है, जबकि वो यानी बाइपोलर के अगर कोई भी मैनिक फेज के अंदर होगा तो उसको फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पेश आती है, खासतौर पर अगर अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन उस मूड डिसऑर्डर के साथ एग्जिस्ट करता हो। इसी तरीके से अगर कोई बहुत डिप्रेस्ड है और वो सुसाइड के अटेम्प्ट्स करता है और उसके अंदर सुसाइडल आइडिएशन के साथ साथ सुसाइडल टेंडेंसीज भी हैं। आइडिएशन का मतलब है कि उसको सुसाइड के आइडियाज आते हैं, और टेंडेंसीज का मतलब है कि वो खुद थोड़ी बहुत अटेम्प्ट्स करता है, अपने आप को स्क्रैच करता है, कट लगाता है, अपना सर दीवार के साथ पटकता है, या कुछ और ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि हादसाती तौर पर भी उसकी जान ले सकती है। तो इन सारे मामलात को डील करने के लिए अगर नशे के मर्ज के साथ अमूमन ऐसी भी कैफियत हो तो फिर भी इलाज की जो है वो जरूरत पेश जो है वो इंडोर के तौर पर ही आती है। और फिर अगर अमूमन एडिक्शन के साथ साथ कोई बिहेवियर डिसऑर्डर हो तब भी जो है वो इंडोर इलाज की जरूरत पेश आती है। और अगर एडिक्शन के साथ साथ कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है, स्किज़ोइड पर्सनालिटी है, उसके अलावा जो है वो और डिफरेंट जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, अगर मरीज जो है वो कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसी को लाक हो तो उसमें भी मैंने देखा है कि आउट पेशेंट के तौर पर उनके साथ डील करना मुश्किल होता है। प्लस जो इंडोर इन्वायरमेंट होता है वहां पर एक बहुत 3-4 चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाती है। एक तो वो क्वारंटीन बहुत अच्छा डेवलप होता है। कोरोना ने हम सब लोगों को क्वारंटीन का मतलब तो खूब समझा दिया।
तो क्वारंटीन बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। दूसरे नंबर पे सुपरविजन के अंदर जो है वो मेडिकेशन की एडजस्टमेंट जो है वो हो रही होती है, क्योंकि ये दवाइयां ऐसी नहीं होती जो कि आप कॉन्टिन्यूसली किसी को एक ही पैटर्न में बस सुबह दोपहर शाम दे देंगे, बल्कि इनको दिन में 3-3 दफा मॉनिटर किया जाता है और फिर इनको इम्प्रोवाइज किया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको टेपर ऑफ किया जाता है। और तीसरे नंबर पे जैसे इंडोर पेशेंट के साथ विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक में अगर कोई मरीज दाखिल होता है तो रफली उसको एक 100 दिन के वक्त के अंदर 500 के करीब काउंसलिंग थेरेप्यूटिक काउंसलिंग सेशंस मिलते हैं जो कि ग्रुप और इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर होते हैं। तो 500 आवर्स की जो ये रिग्रेस ट्रेनिंग है ये हेल्प करती है उसके अंदर चेंज के अंदर, जो कि फैमिली के साथ, मतलब यहाँ तक कि यहाँ कोई फैमिली जब मिलने के लिए भी आती है मरीज के साथ तो वो कोई फल फ्रूट वाली मुलाकात नहीं होती जिसके अंदर आप अंडे डब रोटी या फल लेके आते हैं, कोई जूस के डब्बे लेके आते हैं, बल्कि वो मुलाकात ये होती है कि फैमिली ने मरीज को कोई थेरेपेटिक टास्क दिया होता है, कोई स्किल को सीखने का टास्क दिया होता है और वो आके उनको वो स्किल प्रेजेंट कर रहा होता है। क्योंकि ये फिर मामला अगर कोई घर से आता है हर रोज भी अगर आएगा तो वो एक लिमिटेड सा टाइम स्पेंड कर पाएगा और उसके साथ चूंकि इतना इंटेंसिफाइड काम नहीं किया जा सकता, तो ये इसलिए भी इंडोर ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादा जो है वो जरूरत पेश आता है। बुनियादी तौर पर अगर किसी मरीज जो है वो घर वालों की जनरली बात नहीं मानता, रिस्पेक्ट नहीं करता और वो अपने मसले को मसला नहीं समझता, डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं होता, अलॉन्ग विद एनी अदर मेंटल कंडीशन या कोई डिसऑर्डर हो, तो फिर उसको जो है वो हम रिकमेंड करते हैं कि वो दाखिल होकर उसका इलाज आए ताकि वो तैयार हो सके ट्रीटमेंट के लिए जो कि आउटडोर ट्रीटमेंट होता है। और फिर उसके बाद जो चेंजेस, यानी पहले हम उसको प्रिपेयर करते हैं इंडोर सेटअप के अंदर कि वो एक आउटडोर इलाज के लिए जो है वो तैयार हो सके और फिर हम उन्हें जो है वो आउटडोर इलाज की तरफ जो है वो हम लेके जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो विद इन 1 ईयर इंसान इतना जबरदस्त ग्रूम हो जाता है कि वो नशे के बगैर खुश खुर रहना सीखे। तो एक सर्टेन एडमिशन क्राइटेरिया होता है जिसकी बेसिस पे मरीज के बारे में ये फैसला लिया जाता है कि उसको दाखिले की जरूरत है, और इसका फैसला प्रोफेशनल्स पे ही छोड़ना बहुत जरूरी है कि वो ज्यादा बेहतर तौर पर असेस करके बता सकते हैं कि मरीज को दाखिल होकर इलाज की जरूरत है या नहीं। क्योंकि फैमिली मेंबर्स की ज्यादातर ख्वाहिश यही होती है कि पेशेंट के घर पे रह के इलाज हो जाए, और वो समझते हैं कि जैसे बाकी बीमारियों में घर पे रह के दवाई वगैरह मिल जाती है तो उस तरह से इसको भी दे दी जाए। लेकिन जैसे तलाल साहब ने बताया कि एक क्राइटेरिया होता है जो कि मीट करना होता है कि ये पेशेंट इंडोर के लिए ही आ सकता है इलाज के लिए, आउटडोर में इसका इलाज मुमकिन नहीं है। लेकिन हर मरीज इंडोर के लिए नहीं होता और हर मरीज आउटडोर इलाज के लिए नहीं होता। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वकील साहब से मैं पूछूंगी कि आउटडोर इलाज का क्या क्राइटेरिया होता है? किस सूरत में प्रोफेशनल ये फैसला करते हैं कि इस पेशेंट का इलाज आउटडोर में मुमकिन है, यानी घर पे रह के वो अपने नशे की बीमारी का इलाज करवा सकता है? थैंक यू मिस आमना। नशे की बीमारी में ये चीज़ और अदर साइकेट्रिक इलनेसेस में दुनिया भर में ये चीज़ देखी गई है कि जो इस बीमारी में मुब्तला अफराद हैं
उनके अंदर जो मदद लेने की सलाहियत है या खुद से डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट के पास या प्रोफेशनल के पास जाने की एक तमन्ना है, ख्वाहिश है, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ी हुई होती है या ना होने के बराबर होती है। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के जो तकाज़े होते हैं, और तो हम दोनों प्रैक्टिसेस जो है वो कर रहे होते हैं, आउटडोर की भी और इनडोर की भी, लेकिन हम ये देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में कि बहुत कम परसेंटेज है पेशेंट्स की जो कि खुद इलाज के लिए अपनी रजामंदी जो है वो जाहिर करते हैं और सामान बांध के या तो खुद दाखिल होने के लिए तैयार होते हैं या वो फैमिली को बोलते हैं कि मेरा कोई इलाज हो रहा है। जी अगर ऐसा हो, अगर पेशेंट जो है वो खुद से विलिंग हो इलाज लेने के लिए और हेल्प लेने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो ये एक पहली इंडिकेशन है कि ऐसे पेशेंट को, ऐसे मरीज को फिर आप इंडोर में नहीं रखेंगे, क्योंकि एक इंसान जो खुद से अपनी तकलीफ को या अपनी एब्नॉर्मैलिटी को, अपने पेन को महसूस कर रहा है और वो हेल्प लेने के लिए तैयार है, इसका मतलब ये है कि बगैर दाखिल किए की जा सकती है। जो आपका सवाल है उसमें पहली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि अगर वो विलिंग है, रग़बत रखता है डॉक्टर के पास जाने की, इलाज की तरफ जाने की, तो ऐसे पेशेंट को हम आउटडोर पे रखते हैं। आउटडोर पे भी डॉक्टर स्टाफ साहब जैसे रिकमेंड करते हैं कि भी हम ऐसे पेशेंट्स का के ऊपर जो नशा छोड़ने का जो बोझ है वो हम पहले दिन से नहीं डालते, ये भी हम ग्रेजुअली फिर उनके साथ ही काम करते हैं, यानी पहले हम उनको काउंसलिंग में इंगेज करते हैं, वो काउंसलिंग में आना शुरू होते हैं, फैमिली उनकी आना शुरू होती है, और फिर जो हमारे स्टेक होल्डर सेशंस हैं इसमें हम उनको जो है वो बिठाना शुरू करते हैं। लेकिन हम ये ख्वाहिश ये चीज़ ज़रूर एडवाइस करते हैं कि जब वो काउंसलिंग के लिए आए तो उस वक्त वो नशा किए हुए ना हो, क्योंकि नशे से परहेज का जो सफ़र है वो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के बाद जो है वो शुरू होता है, पहले उनकी काउंसलिंग जो है वो शुरू होती है, और जब वो काउंसलिंग के लिए आते हैं उस वक्त अंदर फीलिंग्स को ना हो, और फिर उसके बाद उनकी जो असेसमेंट है, साइकियाट्रिक असेसमेंट है, उसके नतीजे में जो है वो मेडिसिन है वो स्टार्ट हो जाती है, और मेडिसिन से उनको जो है हेल्प मिलना शुरू होती है, और फिर उनकी जो नशे की मकदारें हैं उनको बतदरीज नीचे की तरफ लाया जाता है। तो एक पर्सन, एक शख्स जो कि अपनी मदद करने के लिए तैयार है और वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है, अपने आप को मौलजीन के हवाले कर रहा है, बगैर किसी डिफेंसिव स्टेज में जाए बगैर, और अपने आप को वो अपने नशे का दिफा नहीं कर रहा और इस चीज़ की सैनिटी रखता है, तो ये जो पेशेंट है ये क्वालिफाई करता है फॉर आउटडोर ट्रीटमेंट। इसी तरीके से जो उसका अपनी ज़िंदगी में जो है वो फंक्शनल होना, या अपनी ज़िंदगी में जो भी उसका काम है, चाहे वो स्टडीज़ है, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, ये देखा जाएगा कि अगर साथ में वो उसको भी टाइम दे रहा है, और नशे का इस्तेमाल जो है वो जारी है, लेकिन वो अपने कामकाज पे भी जो है वो पूरा ध्यान दिए हुए है, तो ये भी वो पेशेंट है जिसको हम रिकमेंड करेंगे कि ही शुड बी ट्रीटेड एज एन आउटडोर पेशेंट। सैनिटी यानी सैनिटी और साइकोसिस का जो एलिमेंट है इसको भी जो है वो असेस किया जाता है कि क्या कोई साइकोसिस वाली कंडीशन तो नहीं है ड्रग्स लेने के नतीजे में, और सैनिटी का लेवल जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, फेमोप्रासिस इसके अंदर है या नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को भी सामने रखते हुए आउटडोर का जो है वो फैसला किया जाता है। अच्छा, पेशेंट्स जो हैं वो नॉर्मली जो इंडोर की तरफ आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इलाज के लिए, और फिर उनकी साइकोलॉजिकल या मेडिकल कंडीशंस कुछ इतनी ज़्यादा वर्स्ट होती हैं जिसको इंडोर के अलावा आप ट्रीट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे लामहला इंडोर की तरफ जो है वो जाया जाएगा।
और फैमिली का जो रोल है आउटडोर ट्रीटमेंट में वो बहुत अहम है, क्योंकि फैमिली जो है कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बढ़ के जो है वो निभाती है, और फैमिली को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी होती है। जो पेशेंट जब इंडोर में होता है तो वो एक ऐसे सिक्योर माहौल में होता है जहाँ पे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो इंडोर सेटअप की और इलाजगार की आती है, वाइल जब वो आउटडोर पे होगा तो जो फैमिली के लोग हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, पहले खाना है, वो एक तरह का उसकी सिक्योरिटी का या उसकी देखभाल का ख्याल रखेंगे, उस पर वैसे ही नजर रखेंगे जैसे किसी इलाजगाह में जो स्टाफ है, प्रोफेशनल्स हैं, वैसे उसको जो है वो रखेंगे। तो आउटडोर ट्रीटमेंट और इंडोर ट्रीटमेंट को अगर हमें जो है वो अलग अलग तरह से देखना हो तो इसमें जो पेशेंट की जो रजामंदी का मामला है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल से अहमियत का हामिल है। ये पेशेंट जो है वो अपनी रजामंदी के तहत इलाज की तरफ आ रहा है और वो इस बात के लिए कंप्लाई कर रहा है कि जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं आउटडोर ट्रीटमेंट के वो उसको पूरा करेगा। जैसे इसमें काउंसलिंग सेशंस हैं, रेगुलर काउंसलिंग सेशंस में उनका आना बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली जो है वो भी ऑल्दो जो है वो फैमिली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती है, टाइमली मेडिसिन को लेना, फिर जो हम बाउंड्रीज जो है वो लगाएंगे या डूज एंड डोंट्स जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उन चीज़ों को सामने रखते हुए अपने एब्सटिनेंस को कंटिन्यू करना, ये जो है वो बहुत ज़रूरी पार्ट है आउटडोर ट्रीटमेंट का। बिल्कुल ठीक। तो विलिंगनेस होना मरीज की, और उसको भी असेस करना होता है कि वो कंसिस्टेंटली वो विलिंग हो। सिर्फ कोई एक दिन विलिंग है और अगले दिन विलिंग नहीं है इलाज के लिए, तो वो सारी चीजें भी काउंसलर का काम होता है कि वो असेस करे कि वो विलिंग कितना है इलाज के लिए, कितना कमिटेड है, कितना घर पे रह के वो बात मान सकता है अपने फैमिली मेंबर्स की, और फंक्शनल है, किस हद तक फंक्शनल है, और सैनिटी कितनी उसकी इंटैक्ट है। ये सब चीजें देख के फिर ये डिसाइड किया जाता है कि किस मरीज का इलाज आउटडोर में मुमकिन है भी या नहीं है, वो कितना अवेलेबल रह सकता है इलाज के लिए। अगला सवाल मिस हफ्सा से है। मिस हफ्सा, बहुत सारी गलत फहमियां पाई जाती हैं नशे की बीमारी के इलाज के बारे में, और जब हमारे पास फैमिलीज आती हैं तो उनके कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो फिर वो हमसे पूछते हैं, जाहिर है उनके कंसर्न्स होते हैं, और उन सवालों की नौयत इस तरह की होती है कि आप मरीज को क्या मारते तो नहीं है, क्योंकि शायद ये समझा जाता है कि मरीजों को कोई मार मूर के तो इलाज होता है, या कोई इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जाते हैं, आप लोग इलेक्ट्रिक शॉक्स तो नहीं लगाते। और एक जो अक्सर सुनने को मिलता है सवाल, वो ये कि आप कोई ऐसी दवाइयां तो नहीं देते जो नशे वाली दवाइयां हैं, नशे वाले इंजेक्शन है जिसका फिर वो आदी हो जाएगा, फिर वो उसको बाद में भी लेने पड़ेंगे। तो ये जो गलत फहमी है, इसके बारे में आप हमारे देखने वालों को आगाह करें कि ये इसमें कितनी हद तक सच्चाई होती है, और क्या नशे की बीमारी का इलाज इन सब चीजों से होता भी है जो समझा जाता है कि शायद इस तरह से इलाज किया जाता है। अब सामना होता ही है कि अनफॉर्चुनेटली कभी कभार किसी फैमिली का कोई ऐसा तजुर्बा रह चुका होता है जिसमें वो किसी ऐसी फैसिलिटी से राब्ता कर लेते हैं जो शायद एक्सपर्ट भी नहीं होते, जो जानते भी नहीं होते कि नशे की बीमारी का इलाज कैसे करना है, और उनका कोई वहां से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होता, तो वो अपने उस एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा यानी ओवर जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं और एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करते हैं कि सारे इलाज का ही ऐसे होते हैं और हर जगह पर यानी क्वैकरी चल रही है और कोई भी नशे का इलाज नहीं जानता, और मारपीट कर या इस तरह से अंदर बांध कर मैन हैंडलिंग के जरिए इलाज किया जाता है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें यानी ये सरासर मिथ्स हैं। हाँ, होंगी कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर इस तरह की चीजें होती होंगी, जैसे हमारा काम विलिंग वेस्ट से रिलेटेड है और विलिंग वेस्ट में हमने कभी भी इस तरह की किसी चीज को ना होते देखा है, ना हमने इस चीज को इनकरेज किया। यहाँ तक कि जब फैमिलीज भी कह रही होती है ना कि हम इस पर बहुत सख्ती करते हैं घर में, या मैं बहुत डांटती हूँ इसको, या मैंने बहुत पनिशमेंट या प्यूनिटिव सा ट्रीटमेंट देकर इलाज छुड़ाना चाहा, तो हम उस चीज के भी बहुत खिलाफ उनसे बात करते हैं और उनको समझाते हैं कि नशे की बीमारी का इलाज बिल्कुल पनिशमेंट देकर मारपीट करके किया नहीं जा सकता, क्योंकि हर बीमारी की तरह ये भी मरीज होते हैं बेचारे, और
इसमें इनका कोई किरदार खराब नहीं होता, इसमें इनको कोई दूसरी बीमारियों से डिफरेंट ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिस्पेक्ट और रिगार्ड हर इंसान का पहला हक होता है। और यहाँ पर हमने अपनी यानी ट्रेनिंग में यही चीज सबसे पहले सीखी है कि पेशेंट को यानी अनकंडीशनल रिगार्ड देना है, चाहे वो किस भी तरह के बैकग्राउंड के साथ हो, किस भी तरह की हिस्ट्री के साथ हो। इवन क्रिमिनल हिस्ट्रीज के साथ हमारे सामने पेशेंट्स बैठे होते हैं, लेकिन हम उनके रिगार्ड में 1% भी कमी नहीं लेकर आते। वो इसीलिए क्योंकि हम सबका इस चीज पर अग्रीमेंट है कि ये बीमार है और बीमारों को सिर्फ इलाज की जरूरत होती है, उनको सख्त बातों की, सख्त रवैयों की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। फैमिलीज जब भी हमारे पास आती हैं इंक्वायरी में, तो वो इस तरह के सवाल आसमी करती हैं कि आप इनको डांटेंगे तो नहीं, या मारेंगे तो नहीं, या इनको बांधेंगे तो नहीं किसी चीज से, क्योंकि डिफरेंट किस्म की चीजें जो हमारे इन्वायरमेंट में चल रही हैं वो मिल मिलाकर कहीं उनके ये पैराडाइम्स या उनके नजरियात बना देते हैं कि पता नहीं शायद इलाज का हमें यही होता है। तो हम उनको क्लियरली बताते हैं, पहली बात ये नहीं, हम बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होते, हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि पहले हाथ पर कि जी आप दूसरी फैमिली से मिलें या वेबसाइट पे देखें। हम उनको सबसे पहले तो बिल्कुल मना करते हैं कि नहीं, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस तरह का कोई ट्रीटमेंट करें पेशेंट्स के साथ, या इंसानों के साथ तो ऐसे रवैये किए ही नहीं जा सकते कि हम उनको बांध कर या उनको डांट कर या उनको मार कर कोई चीज सिखा सकें। जब हम ये चीज यानी हम ये चीज पढ़ाने वाले हैं, हम ये चीज लोगों को बताने वाले हैं किस तरह के रवैये नहीं करने, प्रोवोकिंग नहीं करनी, डांटना नहीं है, तो जाहिर है फिर हम तो वो काम नहीं कर सकते। फिर दूसरे नंबर पर हम उनको बताते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी पर हम काम करते हैं, और हम इसी पर यकीन रखते हैं कि सच्चाई और शफाफियत के साथ ही आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर बना सकते हो। तो यहाँ पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं है कि आप किसी और फैमिली से नहीं मिल सकते, बल्कि हम इस चीज को बड़ा इनकरेज करते हैं विलिंग वेज के अंदर कि हमारे क्लाइंट्स आपस में मिले और बेशक हमारी गैर मौजूदगी में मिले। दुनिया में कहीं पर ये काम नहीं होता कि क्लाइंट्स या ग्राहकों को आपस में इकट्ठे मिलाया जा रहा होता है या बिठाया जा रहा होता है अपनी गैर मौजूदगी में। लोग बड़ा इसको पर्दे में रखते हैं, यानी एक अपने कस्टमर या क्लाइंट को अपने साथ उसका डायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं, और क्लाइंट्स का आपस में ताल्लुक करने को लोग इतना प्रमोट नहीं करते पूरी दुनिया में कहीं पर भी। लेकिन विलिंग वेज में ये चीज बहुत क्लियरली नजर आती है कि आप विलिंग वेज में पूरी प्रेमिस में जहां मर्जी किसी फैमिली से जो आपसे कुछ कदम आगे हो, जो आपसे इलाज में बहुत आगे हो, आप उनसे मिल सकते हैं, सीख सकते हैं कि उनके बच्चे कैसे ठीक हुए और यहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर वो रिव्यूज पढ़ सकते हैं, वो हमारे बारे में पता कर सकते हैं। और यानी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है, और ये मेंटेन सिर्फ तभी होती है जब आप इस प्रिंसिपल पर फिर चलते हैं, तो लोगों को पता चल जाता है इवेंचुअली। वैसे तो उन्हें ये सारी एक्सरसाइज में से गुजरना ही नहीं पड़ता, वो हमारी ही बातों से काफी हद तक मुतमईन हो जाते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता पेशेंट्स को। तो ऐसी चीजें तो मुमकिन ही नहीं है, और खास तौर पर नशे के मरीजों के साथ करना और फिर उसको छुपाए रखना, क्योंकि नशे के मरीजों को नशे की बीमारी ने काफी चालाक और होशियार सा बना दिया होता है। तो वो एक तो किसी से मार खा नहीं सकते, दूसरा वो जब खुद गलती पर होते हैं तो वो आगे से मुकम्मल लड़ते हैं, ढेर सारा लड़ते हैं। तो अगर कोई और गलती पर होगा तो वो छोड़ेंगे तो नहीं उनको। तो फैमिलीज की हम ये कंसेप्शन काफी हद तक क्लियर करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, और आप तसल्ली रखें, और उनको भी मना करते हैं कि जो अगर आप पुराने तरीकों से यानी मारते, डांटते या गुस्सा करते आए हैं, पनिशमेंट्स देते आए हैं, या घर से निकालने के आदमी या खुद घर से चले जाते हैं, तो आप ये ना करें, क्योंकि इससे बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होगा इलाज में। अभी कल ही एक असेसमेंट सेशन था डॉक्टर साकिब के साथ, और वो बता रहे थे कि पेशेंट के फादर ने तंग आकर घर छोड़ दिया और वो घर से चले गए। अब ये पनिशमेंट की स्टाइल है ना, जिसमें हम कभी डांट रहे होते हैं, कभी मार रहे होते हैं, कभी घर से निकाल देते हैं या खुद घर छोड़ देते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि ये नहीं करना चाहिए था, और वो वापस आ जाए घर पर, और मामला को बातचीत के जरिए हल किया जाता है, क्योंकि इंसान तो आपस में बातचीत ही कर सकते हैं। अगर हम लड़ना या जीतना शुरू हो जाएंगे तो फिर इंसानियत के दर्जे से एक कदम नीचे आ जाएंगे, और फिर करते करते बहुत नीचे आ जाएंगे। तो फैमिलीज को, पेशेंट्स को, काउंसलर्स को, यहाँ पे हर एक बंदे को रिस्पेक्ट और रिगार्ड लाजमी मिलता है। किसी को नाम के साथ नहीं बुलाते, बल्कि उनके नाम के साथ साहब या मिस कहकर मुखातिब करते हैं। और इस तरह की मिथ्स पाई तो जाती है माशरे में, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इंक्वायरी मीटिंग्स में भी अपनी, वैसे भी अपने सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों को जरा मदद दे कि वो इन मिथ्स को क्लियर करने में और फैक्ट से रिप्लेस करने में थोड़ा मदद हासिल करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी हिंड्रेंस है कि लोग इलाज को परसू नहीं करते, लोग आते नहीं है ट्रीटमेंट की तरफ, और वो अपने प्यारे को घर में तकलीफ में इसलिए भी रख लेते हैं कि चलो हमारी आंखों के सामने तो रहेगा ना, कोई इसको हाथ तो नहीं लगा सकता, कोई इसके साथ ज्यादती तो नहीं कर सकता, घर पे ला ला के नशे दे रहे होते हैं। लेकिन मैं अपने सब देखने वालों को ये बात बहुत क्लियरली कह देना चाहती हूँ कि ये तो इलाज बीमारी के साथ समझौता कर लेने वाली बात है कि चलो ठीक है हम घर में ही रख लें, और सिर्फ इस खतरे से कि वहां पर इसके साथ कुछ ज्यादती ना हो हम इलाज नहीं करवाएं। हमें इलाज जरूर कराना चाहिए, बाकी आप लोग अपना पूरा होमवर्क कर सकते हैं कि बेहतरीन इलाज का कौन सी है पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, लेकिन कहाँ पर सबसे बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है, वहां पर इलाज के लिए जरूर आए और इन मिथ्स को, इन सारी चीजों को, गलतफहमियों को रुकावट न बनने दें इलाज के दरमियान। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। नदीम साहब, आपसे मेरा अगला सवाल है कि ये जो नशे की बीमारी के इलाज के हवाले से आपको भी ये सवाल सुनने को मिलता होगा, हम सबको ही, कि इलाज इतना महंगा क्यों है, और वो इलाज, नशे की बीमारी के इलाज के बारे में वो समझते हैं कि ये शायद सिर्फ अंदर अस्पताल में कैद करके ही तो रखना होता, तो उस पर इतने पैसे क्यों आप ले रहे हैं? आखिर ऐसा इसमें कौन सी ऐसी महंगी चीज है? आप इस बारे में एड्रेस करें कि इलाज इतना महंगा क्यों है, और क्या वाकई इलाज महंगा है, या घर में मरीज जब बीमार होता है तो वो ज्यादा महंगा पड़ा होता है? जी बिल्कुल, ये यानी हम रोज़ ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं और काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं, उनमें से कुछ लोगों का ये रिस्पॉन्स होता है कि जब वो चार्जेस सुनते हैं तो वो बताते हैं कि ये इलाज इतना महंगा इलाज और इतना महंगा क्यों है। तो यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम महंगाई का नहीं है और ना ही इलाज मेरी नज़र में महंगा है। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग का है, क्योंकि सेम वही फैमिलीज बहुत सारी ऐसी चीज़ें अफोर्ड कर रहे होते हैं जिनकी प्राइस इससे ज़्यादा होती है, मगर वो शायद उनको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और बल्कि बाज़ दफ़ा तो जैसे आपने फरमाया कि नशे की बीमारी ज़्यादा महंगी है, और वो नशे की बीमारी को भी अफोर्ड कर रहे होते हैं, और नशे की बीमारी से कनेक्टेड जो और दीगर इश्यूज हैं जिनकी प्राइस इससे भी ज़्यादा है, वो उनको अफोर्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी 2 दिन पहले मेरी एक फैमिली के साथ मीटिंग हुई और उन्होंने इन डिटेल हिस्ट्री बताई, और सारा कुछ सुनने के बाद जब मैंने उन्हें कहा कि इनका इलाज ज़रूरी है और इनका इलाज होना चाहिए, 22 साल के उनके साहबजादे थे, तो जब उन्होंने प्राइस का पूछा और मैंने उन्हें प्राइस बताई तो उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा पैसे। तो फिर मैंने, क्योंकि मैं उनसे पहले हिस्ट्री सुन चुका था जो कि लास्ट 5 ईयर्स से ड्रग्स कर रहे हैं, तो मैंने उनकी हिस्ट्री में से ही कुछ पॉइंट्स उनको नोट करके बताए। मैंने कहा देखें, आपने खुद बताया कि कुछ 2 साल पहले आपने इनको एक बड़ी आला गाड़ी लेके दी जो कि विद इन अ ईयर इन्होंने ख़त्म कर दी, ज़ीरो कर दी इतने एक्सीडेंट करके। तो आप बताएं कि वो कोई 2-3 मिलियन की गाड़ी थी। फिर मैंने कहा कि आपने खुद ही बताया है कि आपने कुछ 6 महीने पहले इनकी शादी भी की सुमीत से कि ये ठीक हो जाएंगे, तो आप मुझे बताएं कि शादी पे कितना खर्चा आया होगा। तो वो मेरी तरफ देख रहे थे। इसी तरह से उनकी हिस्ट्री में ये भी था कि कुछ 2-3 बहुत आला क्लास, बहुत
यानी कि हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज जहाँ पे एक सेमेस्टर की फीस कोई 2-2.5 लाख के करीब थी, और वो 2-3 यूनिवर्सिटीज में को 2-2 सेमेस्टर पूरे कर चुके थे। यानी अमूमन एडिक्स का होता है कि वो अपनी डिग्री को 2-3 यूनिवर्सिटीज से पूरी करने की कोशिश करते हैं, कि कोई 2 सेमेस्टर किसी डिपार्टमेंट में किसी यूनिवर्सिटी से, कोई 2-3 सेमेस्टर किसी फिर दूसरी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से, और फिर 2-3 वो कहते नहीं ये मेरा इरादा बदल के। तो वो इन तमाम चीज़ों को अफोर्ड कर रहे होते हैं क्योंकि वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद ऐसे ये हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा और ये इसकी बेहतरी के लिए। मगर क्योंकि इलाज के बारे में, और इलाज तो बहुत बाद की चीज़ है, इलाज से पहले बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो फैमिलीज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस बीमारी को बीमारी के तौर पर ना देखा जाता है ना तस्लीम किया जाता है। इसको टोटली एक मरीज के प्रॉब्लम और उसके करने या ना करने के प्रॉब्लम के तौर पर देखा जाता है कि ये एक ऐसी चीज है जो शुरू इन्होंने की है और खत्म भी यही करेंगे। बट हकीकत में अगर हम इस सारे मामले को साइंटिफिकली देखते हैं तो ऐसा नहीं है। ना ही शुरू करने में मरीज का कोई ऐसा इतना वो इख्तियार होता है और ना ही खत्म करने में, क्योंकि जब किसी भी शख्स को कोई बीमारी हो जाती है तो बीमारी को तो अगर कोई चीज बंद बांध सकती है तो फिर वो इलाज है। और इलाज के बारे में भी अगर कोई कुछ फैमिलीज ये अपनी तमाम तर नाकाम कोशिशें, तमाम तर घरेलू टोटके, उसकी शादी करना, उसको उम्रे कराना, उसकी तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज चेंज करना, उसकी ख्वाहिशात और डिमांड्स पूरी करना, यानी तमाम तर घरेलू टोटके पूरे करने के बाद कहीं ये तस्लीम कर भी लेते हैं कि ये बीमारी ही है वरना हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं है, तो फिर वो इलाज को अगर समझते हैं तो इलाज के बारे में भी उनकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी है कि अब किसी तरह से हम इनको नशे से दूर कर दें या किसी अस्पताल में बंद कर दें तो ये ठीक हो जाएगा और इसका इलाज हो जाएगा। अब अगर किसी भी शख्स को किसी जगह बंद करना हो तो फिर ये बात ठीक है कि इतने पैसे क्यों, और इसीलिए हमारे कंट्री में कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं अनफॉर्चुनेटली जहां मरीजों को भेड़ बकरियों की तरह बंद किया जाता है। और अगर आप कभी जाकर देखें कराची में तो एक छोटे से फ्लैट में, एक छोटे से अपार्टमेंट में और 200 मरीजों को उन्होंने बंद किया होता है 3-3, 4-4 कमरों में। तो वो भेड़ बकरियों की तरह बंद करना हो तो फिर पैसे ज्यादा हैं, बट अगर इलाज करना हो, इलाज जैसे तलाल जुबैर साहब ने एक बहुत अहम बात की थी कि इलाज अगर नाइडा के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली करना हो, उनके मुताबिक सारा कुछ करना हो तो फिर वो एक काफी टेक्निकल काम है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है तो फिर इलाज भी कॉम्प्लिकेटेड है। और इलाज की वो तमाम तर टेक्निकलिटीज जो नाइडा के प्रिंसिपल्स हैं उनको पूरा करने के लिए एक टीम की जरूरत है, और टीम में उस टीम की जरूरत है जो माहिरीन हो, जो एक्सपर्ट्स हों, साइकोलॉजिस्ट हों, लाइफ कोच हों, काउंसलर्स हों, साइकियाट्रिस्ट हों, डॉक्टर्स हों। तो ये पूरी टीम है जो सब मिलकर एक मरीज पर काम कर रहे होते हैं, सबका अपना अपना एक इनपुट होता है। जब एक टीम की शक्ल में और थेरेप्यूटिकली काम किया जाता है, नशे की बीमारी के इलाज में मरीज के सिर्फ जिस्म पर काम नहीं हो रहा होता, मरीज के जहन पर भी काम होता है, जो कि काफी डिफिकल्ट काम होता है क्योंकि मरीज की सोचें, नजरियात, ख्यालात, पैराडाइम्स और ये सब कुछ बहुत खराब हुए होते हैं, उन्हें ठीक करना होता है, बहुत सारी साइकोथेरेपीज इंप्लीमेंट करनी है। तो जेन के साथ साथ फिर मरीज की माशरत खराब होती है, सोशल हेल्थ खराब होती है तो उसको ठीक करना है, स्पिरिचुअल हेल्थ खराब होती है उसको ठीक करना है। तो ये काफी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। और इसके साथ साथ फैमिली के पैराडाइम्स को भी ठीक करना, फैमिली को ट्रेनिंग देना, फैमिली की इलाज में बहुत अहम इन्वॉल्वमेंट होती है। और इलाज जो इंडोर इलाज होता है उसके बाद फैमिली की उससे भी ज्यादा अहम इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसके लिए फैमिली को पॉलिश करना, उनको तैयार करना, ट्रेन करना, उनकी भी थेरेपीज करना। सो एक्चुअली चीजों की वर्थ को देखा जाता है कि ये जो प्राइस तय की जा रही है इसके मुकाबले में जो चीज हमें दी जा रही है उसकी वर्थ क्या है। बट अगर हमें वर्थ का ना पता हो, वर्थ एक डब्बे में पैक हो, हमें बाहर से एक डब्बा नजर आ रहा है और हम समझ रहे हैं कि शायद ये खाली डब्बा इतनी कीमत का है, तो फिर हमें वो महंगा लगता है। सो नशे की बीमारी के इलाज में भी लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ बंद कर देना है तो इसीलिए उनको महंगा लगता है। मगर लोग अगर अंडरस्टैंड करें, समझें कि ये काफी डिफिकल्ट काम है, काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है, काफी टिपिकल काम है जिसमें काफी ज्यादा माहिरीन मिलकर इलाज करते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई और इतनी ऐसी बीमारियां हो जिसमें काफी ज्यादा डिफरेंट माहिरीन मिल के काम करते हों।
बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनमें एक माहिर ही सारा काम करता है और उनके नीचे कुछ काम करने वाले होते हैं, वो उन सारे कामकाज को देख रहे होते हैं। बट नशे की बीमारी में बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के माहिरीन मिलकर काम करते हैं और तभी मरीज के इलाज में कुछ बेहतरी आती है। सो ये एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर सिर्फ बीमारी की ही कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो वो इलाज से कहीं ज्यादा है, फिर इलाज की कॉस्ट तो कोई इतनी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल ठीक। और इलाज में जो भी अखराजात होते हैं तो बेसिकली तो वो एक इन्वेस्टमेंट होती है जो हम अपने प्यारे के लिए करते हैं, क्योंकि जब वो सेहतयाब हो जाते हैं और फंक्शनल हो जाते हैं और अपने काम काज करते हैं तो वो इससे कई दुगना कमा लेते हैं एक नशे का मरीज जब सेहतयाब हो जाता है। तो एजुकेशन और हेल्थ पे जो भी पैसे लोग खर्चते हैं तो उसको हम एक्सपेंसेस के जुमरे में नहीं लाते, वो इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप गौर करें, जैसे आपने भी बताया कि महंगी गाड़ियां मरीज को ले देना, आए दिन वो दीवार पे मोबाइल मार के तो तोड़ा होता है और फिर उसको नया आईफोन लेके दे देना, और फिर वो एक्सीडेंट्स कर रहा होता है, फिर उसके एक्सीडेंट्स के जो नुकसान है उस गाड़ी रिपेयर करने के नुकसान को भरना, फिर जो वो आए दिन जो कानूनी कार्रवाइयों में पैसे लग रहे होते हैं क्योंकि वो कभी पुलिस वालों से लड़ा है और कभी कोई चालान हो रहा है उसका, तो इतने सारे अखराजात ऑलरेडी हो जाते हैं। फिर वो कहता है मेरी शादी करवाएं तो मैं नशा छोड़ूंगा, तो फिर शादी भी उसकी लैविश ग्रैंड करवाई जाती है, बाज़ वक़्त वो कामयाब नहीं होती तो फिर दूसरी शादी भी करवा देते हैं और उस पर भी खर्चा हो जाता है। तो ये एक बड़ा समझदारी के साथ सोचने वाली बात है कि ये एक इन्वेस्टमेंट होती है जो हम करते हैं, और जब आप इलाज में उसका इलाज करवा देते हैं तो वो सारी जो बीमारियों के एडिशनल खर्चे होते हैं उसे घर वाले भर जाते हैं। और हम ये जो कॉस्ट तय हमने की है ये कोई इन एक्सपेंसेस को सामने रखते हुए हमने नहीं की कि क्योंकि बीमारी इतनी एक्सपेंसिव है या बीमारी के दीगर लवाजमात पे, हमने तो इलाज की जो टेक्निकलिटीज हैं, इलाज में जो एक मेहनत है, इलाज क्योंकि टाइम टेकिंग इलाज है और टेक्निकल इलाज है, कॉम्प्लिकेटेड इलाज है, तो अगर इलाज को उनके म्यार के मुताबिक और उनके प्रोटोकॉल्स के मुताबिक, नाइडा के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक किया जाए तो फिर ये कॉस्ट आती है। इस कॉस्ट को तभी गिराया जा सकता है जब इलाज के म्यार को गिरा दिया जाए, इलाज के प्रोटोकॉल्स को, के थेरेपीज ना हो, काउंसलिंग ना हो, साइकेट्रिस्ट ना हो, मेडिसिन ना हो, बस बंद कर दिया जाए या बंद करके कुछ उनकी तकलीफ की कुछ दवाइयां दे दी जाए तो फिर डेफिनेटली कॉस्ट गिर जाएगी, मगर फिर उसका कोई आउटपुट नहीं होगा, कुछ रिजल्ट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है और एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं एडिक्शन फील्ड में काम करने के लिए, और जो भी माहिरीन जो सदाकत क्लिनिक में या विलिंग बेस के जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं तो वो काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वो कोई इस तरह से कोई अनट्रेन्ड स्टाफ नहीं होता, वो सारे ट्रेन्ड स्टाफ होते हैं और एक कॉस्ट होती है जो भी एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स होते हैं जो काम करते हैं, तो नेचुरली वो अपनी एक्सपर्टीज को जब सर्विसेज देते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसकी फिर चार्जेस होते हैं। पर ये समझा जाता है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इतने से बात के इतने पैसे, इवन मरीज भी कह रहे होते हैं कि इतने पैसे आप मुझे दे दें तो मैं आपको घर पे रह के ही नशा छोड़ के दिखा सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इलाज की वैल्यू को समझना और मेयारी इलाज की वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है कि एक तो है कि बस इलाज करा दें तो एक चांस, कई दफा हम समझते हैं कि चांस लेके देख लेते हैं इलाज से ठीक होता है कि नहीं होता, और एक होता है कि आप इसकी वैल्यू को समझें कि इलाज ही इसका ऑप्शन है, और मुख्तलिफ गैर मेयारी छोटे छोटे इलाज कराने से बेहतर है कि एक अच्छा मेयारी इलाज नाइडा के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको जो इलाज फॉलो करता है उसके मुताबिक हम करवाएं। दलाल साहब, आपसे मेरा सवाल है कि हमारे क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहर है उसमें विलिंग वेज सदाकत क्लिनिक के हॉस्पिटल्स हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे रिहैब सेंटर्स हैं, तो क्या फ़र्क है विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक के इलाज में? ऐसी कौन सी आप समझें कि एक एलिमेंट और फैक्टर है जो कि हम कह सकते हैं कि आउटशाइन करता है बाकी इलाजों को? डॉक्टर सदाकत अली, जिनका सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज एक ब्रेन चाइल्ड है, आज से 45 साल पहले तकरीबन जब उन्होंने इस फील्ड के अंदर कदम रखा तो जो भी दाल दलिया उन्होंने पेश किया लोगों ने बाखूबी उसको तस्लीम किया और पाकिस्तान के अंदर पायनियर थे इलाज के लिए, और उन्होंने डिस्कवर किया आहिस्ता आहिस्ता इसके इलाज को, और फिर तब से लेके आज तक हर दिन वो उसको पहले से
बेहतर बनाने की जस्तजू के अंदर लगे हुए हैं। जैसे कि आप तमाम ही लोग सरबराह हैं हमारे इदारों के और अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे यहाँ जो इलाज का मेयार है वो एक अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है कि जो हमारा इलाज है वो बहुत ही मेयारी हो। और डॉक्टर सदाकत साहब की इस कोशिशों के नतीजे में विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक ना सिर्फ के नंबर 1 है, बल्कि अपने पीछे जो है वो अगली 15 पोजीशंस में और कोई रिहैब जो है वो उनके करीब भी नहीं भटकता। और जो डिस्टेंस है प्रोग्राम का और बाकी चीज़ों का वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ तक का सफ़र जो है वो कोई तय ही नहीं कर पाता। दूसरे नंबर पे हमारा जो कंपटीशन है वो एक तो खुद के साथ ही बहुत ज़्यादा है कि हम अपने आप से ही बेहतर बनाने की जस्तजू के अंदर लगे रहते हैं, प्लस दुनिया के जो बेहतरीन इदारे हैं, पेटिफोर्ड इंस्टीट्यूट है हेजल्टन में, या इस तरह के जो बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया के अंदर रिहेबिलिटेशन के, हम जब अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हम कुछ चीज़ों में उनसे आगे हैं और कुछ चीज़ों में हम उनसे सीखते हैं। और ये एक मिला जुला रुझान है जो कि विलिंग वेज की रैंकिंग को जो है वो डिफाइन करता है और सदाकत क्लिनिक्स की रैंकिंग को डिफाइन करता है। अगर हम कंटेंट पे देखें तो सबसे पहले जो डिफरेंस है वो इस चीज का है कि हम एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, हम एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी है जहां पर एक पर्पस मेड बिल्डिंग्स हैं और वहां पर ट्रेन स्टाफ है और ऊपर से लेके नीचे तक हर एक डिपार्टमेंट के अंदर रेलेवेंट और सफिशिएंट लोग हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। और जो जब कभी भी कोई मरीज सदाकत क्लिनिक के विलिंग वेज के अंदर आता है तो ये यानी हमारे जो स्टाफ हैं वो भी इतने ट्रेंड हैं कि उन्हें इस चीज का पता है कि ये मरीज है जिसकी बीमारी को हमने ठीक करना है, ना कि कोई सोसाइटी का टुकराया हुआ शख्स जिसको कि हमने जो दिल में आए वो सलूट करना है। तो हमारे यहाँ जो पेशेंट्स की केयर के साथ साथ जो उनकी रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो है वो आप जनाब का बहुत रवाज है और मरीजों को भी आप कह के बुलाया जाता है, उनसे कोई इंसल्टिंग रवैया तू तुम का जो एटीट्यूड है वो नहीं होता। और हमारे स्टाफ और प्रोफेशनल सब लोग इस चीज के लिए वेल वर्स्ड और वेल ट्रेन्ड होते हैं और उन्हें पता होता है कि हमने कौन सी जो अंदाज है गुफ्तगू का वो अपने इसके साथ रखना है। इसके साथ साथ जो हमारा बेसिकली फैमिली ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर जो फैमिली है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसके अंदर के वो मरीज को इलाज से पहले भी हमारे पास फैमिली कम से कम 2 से 3 दफा आके मिलती हैं और हम उनको एवेलुएट करते हैं, वो हमें एवेलुएट करती हैं और हम सारी की सारी बातें जो अगले 1 साल तक का प्रोग्राम है वो उनके साथ खुल के डिस्कस कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। मीनवाइल हम भी उनको देख लेते हैं कि क्या हम ये वो फैमिली है जिसके साथ हम कामयाबी के साथ लॉन्ग टर्म के अंदर चल सकते हैं या नहीं। और जब हमारी और फैमिली की तसल्ली हो तो फिर ही हम दाखिले के ऊपर बात करते हैं या इलाज की शुरुआत जो है वो हम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इलाज के साथ ही अगले दिन जो है वो फैमिली ने आके मरीज से मिलना होता है और फिर ये ऑलमोस्ट यहाँ पर फैमिली हर रोज ही आती हैं और वो अपने मरीज के साथ मुलाकात करती हैं, जो कि इलाज का एक अहम रोल है जिसमें कि मरीज जो है वो तैयार हो जाता है ज़हनी तौर पर इलाजगाह में रहने के लिए और उसकी मोटिवेशन अच्छी होती है और फिर उसको ऐसी दवाइयाँ दी जा रही होती हैं जिससे कि उसका एक डिटॉक्स का प्रोसेस भी चल रहा होता है साथ साथ। तो इस दौरान फैमिली को भी देख के तसल्ली रहती है मरीज को, और मरीज को भी देख के तसल्ली रहती है फैमिली को, और हम एज ए इलाजगाह अपना कोई अल्टीमेट पर्पस जो है वो उसमें से ले रहे होते हैं जो कि थेरेप्यूटिक होता है इन नेचर। ये भी जो एक चीज है ये यानी अगले दिन मरीज को मिलाना, ये दुनिया के अंदर कोई भी इलाजगाह ऐसी है ही नहीं जो ये प्रैक्टिस करती। और पाकिस्तान को छोड़ के मैं दुनिया की एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस कहीं भी नहीं की जाती।
फिर इसके साथ साथ फैमिली का साथ साथ एजुकेट होना, मरीजों का साथ साथ एजुकेट होना, और जैसे ऑलरेडी यहाँ पर वेबिनार में डिस्कशन हो चुकी है कि यहाँ पर सारे मरीज और सारी फैमिलीज इकट्ठे बैठ के एक ही छत के नीचे डिस्कशन कर रहे होते हैं। और ये भी एक दुनिया के अंदर एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि डॉक्टर सदाकत ने अपनी तहकीक और लगन के नतीजे में इस काम के अंदर दरियाफ्त किया और फिर उस पर काम किया। तो आप समझें कि जब मरीज की फैमिलीज आती हैं तो हम उनको एक प्रोग्राम के अंदर डाल देते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यून इन सेशन, जिसके अंदर हम उनकी शेम हीलिंग करते हैं, उनकी ग्रीफ पे काम करते हैं, उनकी एंजाइटीज पे काम करते हैं, उनके कोडिपेंडेंसी के ऊपर काम करते हैं, और उनको प्रिपेयर कर देते हैं कि वो अपने मरीज के साथ राइट कन्वर्सेशन सीख लें डील करने के लिए, और उनको फिर उनके साथ मिलने में काफी आसानी होती है। ये भी प्रोग्राम दुनिया के अंदर जो वेस के अंदर है, ये मैंने किसी और रिहैब के अंदर नहीं देखा। और ऐसे फिर बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी जो कि वो चीजें जो हम यहाँ पर हर रोज कर रहे होते हैं और हमारे लिए वो एक बहुत ही कॉमन सी चीज होती है, लेकिन अगर उसको कंपेयर करें पाकिस्तान में मौजूद किसी और रिहैब सेंटर में तो वो चीजें सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। बल्कि ज्यादातर रिहैब्स ने एक कमरा बनाया होता है जहां पर एक स्क्रीन लगी होती है और वहां पर एक कैमरा होता है, वो वाहिद एक्सेस है कि आप अपने मरीज को देख सकते हैं कि वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। हमारे जो इवन जो हमारा रिहैब है उसका जो मेन डोर है वो ग्लास का है, यानी फुल ग्लास का दरवाजा है। और अक्सर जब फैमिलीज आती हैं तो मुझसे पूछती हैं कि आपके मरीज यहाँ से भागेंगे नहीं, तो हम उनको बताते हैं कि असल में मरीज दो वजह से भागता है। नंबर एक, फैमिली से मुलाकात ना हो, नंबर दो, उसकी म्यारी उसकी जो डिटॉक्स है वो सही ना हो रहा हो, तो वो इलाज से भागता है। तो हमें इसलिए मुश्किलात नहीं आती। बल्कि मुझे याद है कि जब ये हमारा इस्लामाबाद की बिल्डिंग के अंदर जब ये हम इंस्टॉल कर रहे थे दरवाजा, तो डॉक्टर साकिब ने मुझसे पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि सर हम क्यों ना थोड़ा और मजबूत दरवाजा यहाँ लगा लें, या कोई एक इस दरवाजे के आगे एक और दरवाजा लगा दें जो कि ज्यादा मजबूत हो। तो उन्होंने कहा कि आपको अपने इलाज के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं इसके अंदर मरीज दरवाजे तोड़ के नहीं भागेंगे। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो आप समझ लें कि दूसरी चीज एक बड़ी डिफरेंट जो कि फैमिलीज का कंसर्न और सवाल होता है वो ये कि यहाँ पूरा दिन मरीज जो है वो सोया, आप सुला के रखते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि हम सुला के नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर कितना बिजी डे होता है मरीज का कि उसको बहुत ही एक्टिव रहना होता है, और वो ऑलमोस्ट 80 to 90% अलर्टनेस का उसका लेवल रहता है मरीज का। और वो क्योंकि घर वाले आके मिल भी रहे होते हैं और देख भी लेते हैं, तो फिर इससे भी उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि खासतौर पर किसी का पहले रिहैब का तजर्बा होता है तो उनको तो पक्का पता होता है कि क्या एक कंपैरिजन है। और एक बड़े मजे की चीज है वो ये कि अक्सर मरीज ना शुरू में फैमिली को कह रहे होते हैं कि आपने ये अच्छा नहीं किया कि हमें रिहैब दाखिल कराया, लेकिन ये अच्छा किया कि आपने विलिंग वेज या सदाकत क्लिनिक में दाखिल कराया। यानी बकायदा अच्छा वो सर्विसेज का मेयार देखते हैं मरीज खुद भी, तो वो घर वालों का इस चीज पे शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। उनको कभी इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होती कि रिहैब के अंदर ये है और इस रिहैब के अंदर वो है। तो ये एक चीज जो है, हालांकि मैंने कभी किसी और रिहैब के अंदर मरीज से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं सुनी। तो इसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है शुरू दिन से ही करने का, तो जिसके अंदर फैमिली को इन्वॉल्व करना, उनके मरीजों के उसके साथ साथ ना सिर्फ के, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं होता कि एडिक्शन जो है वो हर मरीज की एक प्राइमरी प्रॉब्लम हो या डिटॉक्स करना उसके हर एक मसले का हल हो। अमूमन पेशेंट्स इस वजह से नशे की तरफ जाते हैं क्योंकि अंदर उनके कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर या कुछ और मसाइल एग्जिस्ट करते हैं जिसके नतीजे में वो नशों की तरफ जो है वो माइल होते हैं। उनकी प्रीफ्रंटल लोब, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फंक्शनिंग है वो लो होती है और बेशुमार चीजें। तो प्रॉपर टीम होती है जो कि इन चीजों को असेस करती है और असेस करते हुए मरीज की उस एक्टिविटी को बेहतर बनाने के ऊपर काम किया जाता है। उनके प्राइमरी इश्यूज को जो कि अमूमन ट्रिगर्स बनते हैं उनके ड्रग्स के, उसकी तरफ उन पे काम किया जाता है। इस तरीके से कुछ मरीज जो कि सोशली
दोस्तियां नहीं बना सकते, कॉन्टेक्ट लोगों से बात नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो उनकी बाकायदा सोशल रिहेबिलिटेशन की जाती है। मरीजों के जो रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं अपनी फैमिली के साथ, मियां बीवी के, उसके ऊपर जो है वो बाकायदा फिर काम किया जाता है। तो ये एक इतना इंटेंसिफाइड काम होता है कि अपने क्लाइंट के साथ हर रोज मिलना, उनकी फैमिली के साथ हर रोज मिलना, उनके असेसमेंट्स बनाना। बल्कि यहाँ पर एक सिस्टम ये है कि फाइल्स होती हैं हर एक मरीज की, कि जिसके अंदर अगर 100 डेज का प्रोग्राम है तो डे 1 से लेके डे 10 तक जो प्रोफेशनल ने काम मरीज के साथ हर रोज करना है और जो फैमिली के साथ हर रोज करना है, तो वो प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर मेंशन होता है। और फिर वो शाम को जो उस प्रोफेशनल ने उस मरीज के साथ काम किया होता है, जो हमारी एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए वो कम्युनिकेट होता है डॉक्टर सदाकत को, और वो फिर इवेलुएट कर रहे होते हैं उसकी प्रोग्रेस को। तो समझ लें कि डॉक्टर सदाकत हर एक मरीज की ना सिर्फ मेडिकेशन बल्कि उसके जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम की प्रोग्रेस है उसको भी डिस्टेंस से बैठ के वर्चुअली जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं और रहनुमाई कर रहे होते हैं, और उसमें जो है वो पल पल जो है वो गाइडेंस हमें मिल रही होती है। तो इतना डीप कनेक्शन अपने मरीज के साथ, क्लाइंट के साथ, हर रोज की एक्टिविटी मरीज के साथ क्या होना, यहाँ तक कि जो फैमिली के साथ भी इन 100 दिनों के अंदर किस किस दिन क्या काम होना है, एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो है वो डिजाइंड होता है। और ये पक्का पता होता है कि किस दिन मरीज की फैमिली के साथ क्या काम होगा। फिर फैमिली की जो नीड होती है उसके ऊपर काम किया जाता है, और किसी फैमिली का कोडिपेंडेंसी का मसला है, किसी का शेम का मसला है, किसी का और कुछ मसला है, तो एक एक दिन का तो हमें सबको पता है कि 21st डे पे एग्जैक्टली हमें क्या काम करना है। एडिक्शन के साथ साथ जो है वो मरीज के उन तमाम एस्पेक्ट्स पे फिर हम काम कर रहे होते हैं जो कि उसको अपनी वापस लेके जाने के अंदर बहुत ही मददगार जो है वो साबित हो सकता है। उसके साथ साथ हम चूंकि हमारे तमाम जो इदारे हैं वो अपने अपने शहरों के अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनसे रिकग्नाइज्ड हैं, उनके म्यारात के ऊपर पूरा उतरते हैं, उनसे लाइसेंस्ड हैं, सर्टिफाइड हैं। और यहाँ पर जो हाइजीन देखें, रिहैब्स के अंदर जो बहुत बड़ा मसला वो वहाँ की हाइजीन का होता है। यहाँ तो आप मरीज से जब मिलने के लिए आते हैं तो आप सीधा उसके कमरे में जाते हैं मिलने के लिए, यानी फैमिली को डायरेक्ट एक्सेस होती है कि वो मरीज के कमरे में जाके जहाँ पर वो रहता है, जहाँ वो खाता पीता है, जहाँ वो होता है, उस पूरी जगह को जाके देख सकते हैं। और बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सी थ्रू एनवायरनमेंट है जिसको आप फिजिकली देख सकते हैं, किसी कैमरे या वर्चुअली नहीं बल्कि आप फिजिकली देख सकते हैं। किसी तरीके से फैमिलीज के साथ भी हम एजुकेशनल उनको मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, बाकायदा उनको पढ़ने लिखने का रुझान उनके अंदर पैदा करते हैं, और वो तमाम तर चीजें हम उनको प्रोवाइड करते हैं जो कि उनको उनके मरीज को बहाली में रखने के लिए जरूरी होती। हमारी ख्वाहिश ये नहीं होती कि हर दफा कोई मरीज जो है वो बार बार हमारे पास आए, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जब एक दफा कोई मरीज और फैमिली हमारे पास आए तो हम उनको इतना इक्विप कर दें कि दोबारा उनको जो है वो रिहैब के अंदर कभी भी आने की जरूरत ना हो, और उन्हें पक्का पता हो कि किस सिचुएशन को हम जो है वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। प्लस जो हमारा एक बहुत ही एलेबोरेटेड फॉलो प्रोग्राम्स है वो एक समझ लें कि बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत ही अच्छा आउटडोर प्रोग्राम होता है जिसके अंदर मरीज फॉलो अप पे आता है, उसकी जिंदगी में आने वाले जो बाकी मसाइल होते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से कैटर किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो जो पेशेंट्स हैं, हमारा एक अब बहुत बड़ा नंबर है मरीजों का जिनके साथ प्रॉपर हमारी अवार्डिंग सेरेमनी होती है, और कोई 1 साल किसी की हिस्ट्री है, किसी की 5 साल हिस्ट्री है, किसी की 10 साल हिस्ट्री है, और अप टू 15 ईयर्स से भी ज्यादा पुरानी एक रिकवरी में रहने वाले लोग हैं जिनको हम जो है इनकी रिकवरी की मुद्दत पूरे होने पे फिर यहाँ बाकायदा मेडल्स देते हैं। और इस चीज का भी जो है वो पाकिस्तान में विलिंग वेस्ट के अलावा कोई और सानी नहीं है। बिल्कुल ठीक, बड़ा तफसील से लाल साहब आपने बताया इस हवाले से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही ने तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोर्चे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मिस हफ्जा से मेरा एक सवाल है कि फैमिलीज अक्सर इलाज को सजा के तौर पर समझती हैं और मरीज भी सजा ही समझ रहा होता है कि मुझे कुछ सजा मिली है। और फैमिलीज अक्सर हमसे ये कह भी रही होती हैं कि जब शुरू में आते तो वो इतनी ज्यादा तकलीफ में होते हैं, तो कहते वो कह रहे थे इसको पूरा 1 साल अपने पास रखें, इसको 6-6 महीने रखें, इसको कोई ठीक ठाक सजा मिले, इसको एहसास हो इसके अंदर कोई, फिर इसको होश आए, हम इसको मिलने भी नहीं आएंगे और हम इसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, तो फिर इसको सजा मिले तो शायद इलाज इसका ठीक हो या ये नशा छोड़ दें। तो आप इस हवाले से क्या एजुकेट करेंगी हमारे देखने वालों को कि सजा समझ के इलाज करवाना चाहिए? इसके पीछे जो मैं समझती हूँ जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हम इसको बीमारी नहीं समझते, तो जब हम एडिक्शन को बीमारी नहीं समझते तो फिर हमें लगता है कि ये एक गलत काम करता है, तंग करता है, बुरा इंसान है, तो इसको तो सजा ही बनती है। जी बिल्कुल यही होता है, ये डिजीज कॉन्सेप्ट की बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता बल्कि बीमारी का, ऐसी फैमिलीज को भी और पेशेंट्स को भी, और वो समझ रहे होते हैं कि ये कोई किरदार की खराबी है या ये कोई मर्जी की चीज है कि जब इसका दिल करता है ये हमें तंग करना शुरू कर देता है, वरना 2-2 हफ्ते भी नहीं करता, पूरा रमजान के रोजे रख लेता है, नशे नहीं करता, तो ये कोई इसके बस की चीज है। तो उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि ये बीमारी अपनी नेचर में थोड़ी मुख्तलिफ बीमारी है बाकी बीमारियों की निस्बत, जिसमें आपको मरीज हर वक्त उल्टियां करता, सर दर्द में या जिस्म दर्द में या बुखार में तपता नजर नहीं आएगा। इस बीमारी की इलामतें और होती हैं, तंग करना जो फैमिलीज को लग रहा होता है, या झूठ बोलना, धोखे देना, चीजें तोड़ना, चीखना चिल्लाना, ये दरअसल इस बीमारी की इलामतें होती हैं, बाकी बीमारियों से मुख्तलिफ। तो भी फैमिलीज को पता नहीं होता इस बारे में, तो वो फिर इसको यानी कॉमन सेंस से डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम जरा रोब डाल के देखें, फिर कभी वो मिन्नतें और बहुत ही मोहब्बत वाले अंदाज में चले जाते हैं। तो वो इन्हीं 2 रवैयों में फंसे रहते हैं, यानी उलझे रहते हैं, और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता जिससे कि वो ठीक हो जाए। और जब वो बहुत ज्यादा खप तप जाते हैं ना, जब वो हर तरह से ट्राई करके देख लेते हैं, पैसे बंद करके, मारपीट करके, बेइज्जत करके, ताने तंज करके, हर चीज करके वो देख लेते हैं, लेकिन मरीज के रवैये सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ जाते हैं, तो फिर वो इलाज में आते हैं, और वो इलाज में इस सोच के साथ आते हैं कि अब तो इसको हमने यहाँ छोड़ देना और हमने मिलने भी नहीं आना, हम बहुत थक गए हैं। हम देखते हैं कि बहुत सी फैमिलीज जब हमारे पास आती हैं तो उनकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ जो होती है वो बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुकी होती है, यानी बिल्कुल वो अपनी एंड पर होते हैं अपनी इमोशनल हेल्थ के और फिजिकल हेल्थ के। वो इतना थक चुके होते हैं जज्बाती तौर पर भी, आसाबी तौर पर भी, कि वो कह रहे होते हैं कि ये हमसे नहीं, ये मुश्किल काम होगा कि हम रोजाना आए, इतने इतने लंबे सेशन सुने और मिले आकर, हमने तो नहीं नशे किए ना। तो बाज़ औक़ात तो फैमिलीज ये कह देती हैं कि आपने क्या हमें पढ़ने डाल दिया है, यानी हम क्या ये काम इस उम्र में आकर करते रहे कि आपके सेशन सुने, आपकी बातें सुने और फिर आकर इससे मिले, रख लें इसको 100 दिन के लिए, हम आकर ले जाएंगे। तो फिर हम उन्हें सिखाते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं होता, और आपको उनको बीमारी का कॉन्सेप्ट सिखाने की जरूरत होती है कि वो कोई जानबूझ के तंग नहीं करते, क्योंकि उनके पास घर में एक मरीज होता है और हमारे पास हॉस्पिटल में 30-35 मरीज होते हैं एक साथ, तो हमें तो वो तंग नहीं कर रहे होते। तो इसका मतलब, हालांकि बीमारी में वो उसी बीमारी में हमारे पास होते हैं, तो इसका मतलब है कि हैंडलिंग के तरीके हमें कुछ बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम मरीजों के साथ ताने तंज नहीं करते, हम उन्हें बदतमीजी नहीं, उनकी बदतमीजी के जवाब में भी बदतमीजी नहीं हम उनको देते, हम उनको गालियां नहीं देते, बुरा भला नहीं कहते, फिटे मुंह हर वक्त यहाँ पर नहीं हो रहा होता, जो कि घर में आमतौर पर लोग थक कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ वो बिल्कुल बदतमीजी नहीं करते, हमें वो बिल्कुल तंग नहीं करते, बल्कि बाज़-औक़ात फैमिली से ज्यादा अच्छी रिपोर्ट उनकी काउंसलर्स के साथ बन जाती है, और वो बहुत कुछ शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें भी जो वो अपनी फैमिली के साथ बात नहीं कर रहे होते, हमारे साथ उन चीजों में वो ऑनेस्ट हो जाते हैं।
ये सिर्फ इसलिए होता है कि हमें उनकी बीमारी के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होता है और हमारी हैंडलिंग के तरीके उनके साथ मुख्तलिफ होते हैं। फिर मैंने ये भी बहुत देखा है कि यहाँ पर फैमिलीज डिजीज कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी भुला देती हैं अक्सर, या वो दोबारा बीमारी के कॉन्सेप्ट को गलत तरह से अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाती हैं। तो वो इलाज को ना एक थ्रेट के तौर पर इस्तेमाल करती हैं कि अब अगर तुमने घर आके ये किया तो तुम्हें मैंने वापस यहाँ पर भेज देना है, एज़ इफ ये कोई बड़ी बुरी सी जगह है जो जहाँ पे मरीज को आकर तकलीफ होगी। तो हम फैमिली से कहते हैं कि नहीं, हमारा नाम लेकर, मैंने अक्सर डॉक्टर सदाकत को भी ये बात कहते सुना है कि जब वो फैमिलीज कोई बच्चे शिकायत लगा रहे होते हैं कि कल मुझे ये धमकी इन्होंने दी है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर मैंने तुम्हें विलिंग लिस्ट दाखिल करा देने वापस। इवन एक फादर ने तो यहाँ तक कहा कि तुम्हारे रेड स्टैंड्स में रोज नहाना है, अगर तुम रोज नहीं नहाओगे तो फिर मैंने तुम्हें वापस इंडोर करा देना है। तो वो आगे शिकायत लगा रहे थे मेरे पेशेंट्स। तो डॉक्टर सदाकत ने सबको बहुत क्लियरली सब पेरेंट्स को कहा था कि देखिए, हमारा नाम लेकर डराया मत करें पेशेंट्स को, क्योंकि हम कोई बड़े जालिम किस्म के लोग नहीं हैं, बड़े कोई प्यूनिटिव से लोग नहीं है कि हम जुल्म करेंगे यहाँ पर और आप हमारा नाम लेकर डराएं। हमारे साथ एवर्जन ना क्रिएट कराएं मरीजों की, ना अपनी, बल्कि हमारे साथ एक ऐसा ताल्लुक बनाएं जिसमें आपको पता हो कि जब कहीं से मदद नहीं मिलेगी तो यहाँ से मिल जाएगी। जब कहीं यानी हमारी हिम्मत बड़ी जवाब दे रही होगी तो हम काउंसलर को कॉल कर लेंगे या हम यहाँ उठ कर आ जाएंगे तो हमें मदद मिल जाएगी। तो हमारा और आपका तो बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप होना चाहिए। इसमें डरावा और ऐसे ऐसे फिर फैमिलीज अक्सर वो भी बेचारे अपनी पेन में इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, वो फिर ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मैं तुम्हें फिर उठवा दूंगी जैसे पहले उठवाया था, तो या मैं तुम्हें फिर अंदर करवा दूंगी। और इससे मरीज बड़ा ऑफेंड होते हैं और वो फिर एक तो उन्होंने अपने हिस्से की तो खराबी करनी होती है, फिर जो इस तरह की प्रोवोकिंग होती है थोड़ी खराबी वो इस हिस्से की भी कर देते हैं। तो हम फैमिलीज को अभी तक, यानी आज भी हम इस चीज में अभी मुकम्मल कामयाब नहीं हुए और हम रोजाना इस चीज पर काम करते हैं कि उनको समझा सके कि बीमारी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझें। जैसे जब कोई इंसान उल्टियां कर रहा होता है अपनी बीमारी के हाथों, तो कभी कोई घर वाले बेइज्जती नहीं कर रहे होते हैं कि हम थक गए हैं तुम्हारी उल्टियां साफ करते करते, तुम फिर करी जा रहे हो, सारा घर गंदा हो रहा है। या जब कोई अपनी बीमारी के हाथों खांसता रहता है सारी रात, तो कोई उनको तंग नहीं करता कि हम सो नहीं सके तुम्हारी वजह से, तुम सारी रात हमें डिस्टर्ब करते रहे हो, क्योंकि हमें पता होता है कि वो बीमार है, वो बेबस है अपनी बीमारी के आगे, उसका जिस्म उसको मजबूर कर रहा है उल्टी करने पर या खांसी करने पर। तो हम उल्टियां भी साफ कर रहे होते हैं, हम ख्याल भी रख रहे होते हैं, खाना भी अलग बना रहे होते हैं, जबरदस्ती खिला भी रहे होते हैं, तो हम बहुत ख्याल कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पता है, हम सबको पता है कि वो बीमार है। नशे के मरीजों में सिर्फ लोगों को ये ही नहीं पता होता कि ये बीमार है, वो समझ रहे होते हैं कि ये शायद जानबूझ के हमें तंग कर रहा है, ये जानबूझ के ऐसे रवैये करता है जिससे कि हमें गुस्सा चढ़े। अक्सर फैमिलीज मुझे ये कहती है कि हमारे साथ बात करते हुए बस ये बीमार हो जाता है, जब ये बाहर दोस्तों के पास जाता है, जब ये सारी सारी रात बाहर रहता है तो ये बीमार नहीं होता। तो हम नहीं मानते इसको बीमारी के, ये सिर्फ मतलब मर्जी की बीमारी है कि घर वालों पे चलेगी और बाहर वालों पर नहीं चलेगी। तो मैंने उन्हें कहा कि दरअसल यही बीमारी है कि जो लोग सुन सकते हैं, जिनके साथ ताल्लुक टूट नहीं सकता, जो लोग सहते रहते हैं जुल्म, तो उन पर करते भी रहते हैं मरीज। बाहर भी उनकी लड़ाइयां होती हैं, लेकिन इतना चालाक और होशियार उनको उनकी नशे की बीमारी ने बना दिया होता है कि उनको पता होता है किसके साथ कौन सी बात करनी है। तो आप मान जाएं कि हाँ, ये बीमारी बाकियों से मुख्तलिफ है, इसके अंदर इलामात कुछ मुख्तलिफ हैं, इसका इलाज थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल ये एक बीमारी है और इसको डील करने के तरीके सीख लें। यानी आप यकीन करें, फैमिलीज की तकलीफ आधी या इससे भी कम हो जाएगी अगर वो डील करने के सही तरीके सीख लेंगे। लेकिन एक काफी लंबा अर्सा लगता है उनके उन पैराडाइम्स को, उन बिलीव्स को चेंज और शेक करना, जो कि बन चुके होते हैं कि नहीं ये मार धाड़ से ही ठीक होंगे। मुझे याद है एक इंक्वायरी आई थी यहाँ पर जो मैंने डील की, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर थे और वो ये कह रहे थे कि आप यहाँ पर, वो आए दरअसल अपने बेटे के लिए थे और सारा इलाज सुनकर तो वो कहते कि आप मुझे देना अपने मरीज, अपने आधे मरीज मुझे दें, 3 महीने में उनको जेल में रखता हूँ, उनसे चक्की भी स्वाता हूँ, तो देखें कैसे तीर की तरह सीधे हो जाएंगे और कोई नशा नहीं मांगेंगे। तो उनको खैर हमने आगे से यही जवाब दिया कि नहीं, उनको समझाया कि ऐसा नहीं होता, और वो फिर हमसे चले गए और अपने बेटे को उन्होंने एडमिट नहीं कराया। लेकिन पूरे 1.5-2 माह के बाद उनकी खुद दोबारा कॉल आई और उन्होंने कहा कि वो, मैं अपने बेटे को दाखिल कराना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ फॉर्मेलिटीज कर लें सारी पैसों की।
तो खैर फिर हमने भी उन्हें नहीं याद कराया कि जो भी उन्होंने हमें पहले कहा था कि जेल में या इस तरह से जुल्म करके तो ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि शर्मिंदा करने वाली बात थी, उनको खुद एहसास हो गया था तो वो आ गए। और हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि चले किसी तरह उन्हें पता चल गया कि इलाज ही एक आखिरी ऑप्शन है, मार कर, डांट कर, जुल्म करके या डरा कर किसी चीज से। ऐसे आप सिखा नहीं सकते किसी को। वक्ती तौर पर शायद आपको असर नजर आ भी जाए कि अगले 5-7 मिनट के लिए वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो खराबी करते हैं तो उसका लेवल कुछ और होता है। तो इससे आप भी थकते रहते हैं, पेशेंट भी थकता रहता है, और अगर एक चीज कॉम्प्रोमाइज होती है ना तो वो सेहत है और इलाज है। तो इस तरह के माइंडसेट से बिल्कुल निकल आना चाहिए। और जितने आपके जहन में सवाल हो, आप जाकर उस फैसिलिटी में उन डॉक्टर से, प्रोफेशनल से जरूर किया करें अपने बच्चे को एडमिट कराने से पहले, ताकि आप कम से कम पहले दिन से ही या पहले हफ्ते से ही उनके पेज पर हो और उस बीमारी को बीमारी समझ रहे हो और अपने डीलिंग के तरीके ठीक कर लें। बिल्कुल ठीक। नदीम साहब, या भी मिस हफ्जा जैसे बता रही थी, जेल का कॉन्सेप्ट भी होता है लोगों के ज़हन में, और कई दफा तो लोग घरों में कई अरसे तक एक जेल सी बना लेते हैं कि तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने देंगे और कमरे में बंद रखो इसको, और समझा ये जाता है कि नशे की बीमारी का इलाज ये है कि बस इसको कैद। और फिर वो इंडोर ट्रीटमेंट की भी जब मशवरा दिया जाता है तो भी वो यही समझते हैं कि ये कोई ऐसा ही कॉन्सेप्ट होगा कि इसको बस कैद करके रखना है कहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरा एड्रेस करें कि ये जेल या कैद करके रखना ही इलाज होता है, क्योंकि बहुत दफा घर में कई महीनों तक कैद करके रखा जाता है, लेकिन क्योंकि मरीज का सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होता तो वो आप समझें कि ड्राई ड्रंक ही होता है। नशा तो छोड़ देता है, छोड़ के बैठा होता है, लेकिन उसके रवैये, उसकी सोच नहीं बदली जाती। बहुत सारे अस्पतालों में भी यही कॉन्सेप्ट है कि बस छोड़ जाएं, और फिर मरीज से की कोई काउंसलिंग नहीं होती, उससे कोई बातचीत नहीं होती, डॉक्टर्स कई कई दिन तक मिलते नहीं है मरीज से। तो ये जो सिर्फ कैद करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि हम बहुत डिस्करेज करते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में जैसे अभी तलाल साहब ने भी बताया था, क्योंकि 500 घंटे तकरीबन काउंसलिंग के दिए जाते हैं मरीज को। तो आप इस मिथ को एड्रेस करें कि इलाज का मतलब है कैद करना। बिल्कुल इलाज का मतलब कैद करना नहीं है। मेरे पास एक साहब आए थे और उन्होंने आके कहा कि जी मैंने अपने बच्चे के 2 इलाज किए हैं और ये ठीक नहीं हो रहा, तो आप ऐसा क्या करेंगे। तो मुझे लगा शायद वो कोई माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनका ही बच्चा इस डिसऑर्डर का शिकार हो गया और वो उसे ठीक करने। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा आपने फिर क्या क्या कैसे किया इलाज। तो वो कह रहे थे कि मैंने घर में एक कमरा, जैसे आपने फरमाया, मैंने घर में एक कमरा बिल्कुल इसके लिए फिक्स किया हुआ है और वहाँ इनको मैंने कुछ 6-6 महीने बंद रखा। एक दफ़ा 6 महीने बंद रखा, मगर जैसे ही ये बाहर निकला तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये फिर दोबारा वही कुछ करने लगा, और दूसरी दफ़ा फिर मैंने 6 महीने बंद रखा। सो जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि बंद कर देना इलाज है, तो बाज़ दफ़ा वो फिर इसको भी इलाज का ही नाम देते हैं। और अगर ऐसा इलाज हो, चाहे वो घर में हो या हॉस्पिटल में हो, कि मरीज सिर्फ बंद है, तो फिर उसका इतना ही फायदा होता है कि जब तक वो बंद रहते हैं तो ठीक रहते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, तो क्योंकि वो आर्म्ड नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि अब आगे कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे बेहतर रहना है, कैसे बहाली में रहना है, और उनका जो एक प्रॉब्लम है, एक कॉज है, वो भी ठीक नहीं होती, उसको भी एड्रेस नहीं किया होता, तो फिर मरीज बाहर निकलता है और नशा करने लग जाता है। तो बंद कर देना इस हद तक ठीक है कि बस जब तक बंद है मामला ठीक है, बल्कि कुछ केसेस में अगर मरीज के साथ कोमॉर्बिडिटीज हों तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है, मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अगर मरीज के साथ साइकोसिस हो तो उसका साइकोसिस और ज़्यादा बढ़ सकता है और वो सुसाइड कर सकता है, कोई और ज़्यादा हार्म कर सकता है। तो बंद कर देना इलाज नहीं है। बेसिकली जब कोई भी पेशेंट किसी इलाज के लिए पहुंचते हैं, नशे की बीमारी के इलाज के लिए अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो 2 प्रोग्राम्स हैं जिन पे काम होना ज़रूरी होता है। एक कोर प्रोग्राम होता है और एक सपोर्टिव प्रोग्राम होता है। कोर प्रोग्राम का मतलब है कि मरीज का प्रॉब्लम क्या है। लाइक अगर वो ड्रग एडिक्शन का मरीज है तो फिर कोर प्रोग्राम में मरीज के ड्रग एडिक्शन को ट्रीट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले उनको डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, और कोई भी रिहैब जो होता है वो इस डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को पेनलेस बनाने के लिए कोशिश करता है, मेडिसिन देते हैं। आया कि डिटॉक्सिफाई नेचुरली होता है, मगर रिहैब, एक अच्छे रिहैब की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस डिटॉक्सिफिकेशन को के प्रोसेस को पेनलेस बनाए।
सो डिटॉक्सिफिकेशन कोर प्रोग्राम में, फिर कोर प्रोग्राम में एक और चीज होती है कि मरीज को उसकी बीमारी के बारे में एजुकेट किया जाए। मरीज को उसकी बीमारी के बारे में एजुकेट किया जाता है। फिर कोर प्रोग्राम में एक ये भी चीज होती है कि मरीज की डिटेल्ड असेसमेंट हो कि क्या मरीज के साथ कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, क्योंकि कोई 60-70% एडिक्ट्स के साथ कोमॉर्बिडिटी होती है। वो कोई मूड डिसऑर्डर हो सकता है, वो कोई डिप्रेशन हो सकता है, वो साइकोसिस हो सकता है, वो उसके साथ शेम का इशू हो सकता है, कोई भी यानी उसके साथ कोमॉर्बिडिटी होती है। तो उसकी असेसमेंट होती है और फिर वो जो कोमॉर्बिडिटी है उसको एड्रेस करना भी जरूरी है, उसका ट्रीटमेंट होना भी जरूरी है। फिर कोर प्रोग्राम में ही ये भी चीज शामिल है कि मरीज को उसकी बीमारी की मैनेजमेंट सिखाई जाए, मरीज को आफ्टर केयर के बारे में अवेयरनेस दी जाए, मरीज को जो है ट्रेनिंग मुकम्मल दी जाए कि उसने कैसे रिलैप्स से बचना है, रिलैप्स कैसे होता है। तो ये एक कोर प्रोग्राम होता है जिसपे काम इलाज के दौरान होना जरूरी होता है। फिर इसी के साथ साथ एक स्पोर्टिव प्रोग्राम होता है, जिसका मतलब ये है कि वो जो उसकी बीमारी हुई और बीमारी की वजह से कुछ दीगर चीजें खराब हुई, मरीज की रूटीन खराब हो गई, मरीज के अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई, गलत आदतें आ गई, उन पर काम होना और मरीज को कुछ ऐसे टूल्स सिखाना जो बीमारी से बहाली में हेल्प आउट कर सकते हैं। जैसे हम सदाकत क्लिनिक या विलिंग वेज में करते हैं कि मरीज को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिखाते हैं, हम मरीज को एंगर मैनेजमेंट सिखाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जो नॉर्मल लोगों को भी होते हैं और एक एडिक्ट को थोड़े नॉर्मल से ज्यादा होते हैं। बट अगर उनके पास ये हथियार ना हो, उनको एंगर मैनेजमेंट ना आती हो, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट ना आती हो, उनके अंदर एग्जीक्यूटिव स्किल्स ना हो, उनको 7 हैबिट्स की कोई ना हो, तो फिर उनके लिए बहाली में रहना डिफिकल्ट होता है। बेसिकली अगर कोई भी पेशेंट आर्म्ड होता है इन तमाम चीजों से, तो वो उसके जो बुनियादी मसला है, जो उसका कोर प्रोग्राम है, उसको सपोर्ट देता है। इलाज सिर्फ बंद कर देना नहीं है, इलाज मरीज के कोर प्रोग्राम पे काम करना, सपोर्टिव प्रोग्राम पे काम करना, और इसके साथ साथ एक तीसरा जो रुकन है जो कि मैं ये समझता हूँ कि वो इस इलाज की बैकबोन की हैसियत रखता है, वो फैमिली की ट्रेनिंग करना है कि फैमिली इलाज के दौरान मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल करे, इलाज के बारे में सीखे, बीमारी के बारे में सीखे, कोर प्रोग्राम के बारे में फैमिली सीखे, सपोर्टिव प्रोग्राम के बारे में फैमिली सीखे। फिर जब मरीज ने घर आना होता है तो फैमिली का तकरीबन शुरू के, जैसे हम 100 दिन के लिए मरीज को दाखिल करते हैं और उसके बाद फिर अगले 100 दिन हमारा बड़ा एक कंसेक्टिव इलाज चल रहा होता है, तो उन 100 दिनों में जो फैमिली का रोल होता है वो तकरीबन जो सदाकत क्लिनिक या विलिंग वेज में एक स्टाफ का, एक टीम का, डॉक्टर्स का रोल होता है, तकरीबन उतना ही रोल होता है, क्योंकि कोई ऐसा सच इतनी ज्यादा तब्दीलियां नहीं आई होती। तो फैमिली का उन चीजों के लिए ट्रेनिंग हासिल करना, क्योंकि फिर इलाज को आगे फैमिली ने बढ़ाना है। फिर इलाज में जो आगे के कामकाज है, आफ्टर केयर हैं, फॉलोअप्स हैं, मरीज की रूटीन को बेहतर रखना, मरीज के साथ कम्युनिकेट करना, वो सारी चीजें जो पहले 100 दिनों में रिहेबिलिटेशन सेंटर की टीम कर रही होती है, फिर फैमिली ने करना होता है। तो अगर फैमिली ट्रेनिंग में आती है, ट्रेनिंग हासिल करती है, चीजों को सीखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो अपने मरीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये एक इलाज का तीसरा जो है अहम रुकन है। इलाज तभी मुकम्मल होता है जब मरीज के साथ उसके कोर प्रोग्राम, सपोर्टिव प्रोग्राम पे काम हो, उसकी फैमिली को कोर प्रोग्राम के बारे में मुकम्मल एजुकेट किया जाए और फैमिली को आफ्टर केयर के बारे में एजुकेट किया जाए, तो ही इलाज होता है। बट अगर बंद कर दिया है, तो चाहे कहीं भी बंद कर दिया है, जेल में बंद कर दिया है, घर में बंद कर दिया है, या किसी दूसरे हॉस्पिटल में बंद कर दिया है, तो फिर मरीज जब तक बंद है तो शायद अगर कोई उसके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होता तो ठीक है, जैसे ही वो बाहर आएगा तो फिर दोबारा वही मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। इसीलिए लोगों की इलाज को लेकर ये एक कंप्लेन है कि ये क्यों बार बार रिलैप्स हो जाते हैं, ये क्यों हम इनका इलाज भी करते हैं तो ये फिर दोबारा नशे की तरफ चले जाते हैं। तो एक्चुअली उनका इलाज नहीं हुआ होता, वो जिसे इलाज का नाम दे रहे होते हैं वो बंद कर दिया होता है। तो बंद करने से रिलैप्स का जो रेशियो है वो 99% है, वो करिश्मा ही हो कि कोई एक ठीक हो जाए, बाकी 99% जब बंद होता है तो फिर 99% चांसेस है कि मरीज बाहर जाएगा और दोबारा फिर वही सारे मामला शुरू हो जाएंगे। बट इलाज होता है तो इलाज के बाद जो मरीज के सक्सेस का रेशियो है बहुत हाई है, काफी ज्यादा मरीज जो है वो बहाली में आते हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं।
बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल मेरा वकील मुराद साहब से है। वकील साहब, जैसे अभी बात कर रहे थे नदीम इकबाल साहब भी, फैमिली का मिलना और फैमिली का काउंसलिंग में शामिल होना इलाज के दौरान, तो कितना जरूरी है? क्या इम्पैक्ट होता है मरीज के ऊपर जब उसके घर वाले इलाज में उससे मिलने आते हैं, मीटिंग करते हैं, और जितने दिन वो इलाज में रहता है उसके घर वाले भी आते रहते हैं और सेशंस भी लेते हैं, काउंसलिंग सेशंस, और फिर मरीज से मिलते हैं, तो इसका क्या असर होता है मरीज पे? और अगर इस किस्म का कोई इलाज हो कि जिसमें मरीज की फैमिली को कहा जाए कि बस आप हमें दे दे, मरीज छोड़ के चले जाएं, और फिर जब इलाज हो जाएगा फिर आप लेने के लिए चले जाएं, लेने के लिए आ जाएं, और इस दौरान कोई राब्ता ना हो, तो इसका क्या असर होता है? क्योंकि बाज़ फैमिलीज भी इस गलत फहमी में होती हैं कि हम इससे मिलेंगे नहीं ताकि इसके दिल में ज्यादा कदर हो। तो मैं अक्सर कहती हूँ फैमिलीज को कि आप मिलेंगे तो ज्यादा कदर होगी, क्योंकि आप आएंगे और वो देखेगा अपनी आंखों से कि मेरे घर वाले मुझसे मिलने के लिए आते हैं। इससे उसके दिल में ज्यादा कदर पैदा होगी, ना कि इससे कि वो मिलने ही ना आए, बल्कि इससे तो और दूरी पैदा होती। तो आप इस पे आगाह करें हमारे देखने वालों को कि क्या इम्पैक्ट होता है मरीज का उसकी फैमिली से जेर इलाज मिलने से या ना मिलने से? बहुत ह्यूज इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इस चीज से कि जब सर आप अपना फैमिली माइक अगर करीब कर लें तो वो उसकी आवाज क्लियर होगी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलो। एक ह्यूज इम्पैक्ट, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो इस चीज का मतलब होता है कि अगर फैमिली फ्रीक्वेंट अपने पेशेंट को इलाजगाह में विजिट करती है, थेराप्यूटिकली विजिट करती है और उससे राब्ते में रहती है। मैं इस चीज़ का चूँकि पर्सनली विटनेस हूँ कि जब बहुत साल पहले, यानी आज से 20-30 साल पहले, जब विलिंग डेज की शुरुआत नहीं हुई और हम पाकिस्तान में सदाकत क्लिनिक की ही हमारी ब्रांचेस थी और हम काम करते थे, ये मिड-90s की मैं बात कर रहा हूँ, कि महीने बाद जो है वो विजिट करवाई जाती थी, और महीने बाद भी जो है वो जब विजिट करवाता था काउंसलर तो उसकी जान पे बनी होती थी कि आज पता नहीं क्या होना है और पेशेंट क्या बिहेव करेगा, और फैमिली जो है वो पेशेंट को लामा करवाएगी या पेशेंट का इलाज जो है वो कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि वो जो बीच में 30 दिन पेशेंट जो है वो जो नेगेटिविटी अपने अंदर पालता रहता था और उस नेगेटिविटी को वो उस फर्स्ट विजिट में जो है वो निकालता था, और ज़्यादातर जो विजिट्स हैं वो मंथली विजिट्स, बुरी विजिट्स ही रहती थी, क्योंकि पेशेंट को का कोई राब्ता फैमिली के साथ नहीं होता था। अच्छा, जो न्यू डेवलपमेंट्स आई, जो डॉक्टर साहब ने फिर बिल्कुल टोटली काया पलट गई इस ट्रीटमेंट प्रोग्राम की, और विलिंग डेज का प्रोजेक्ट आया 2000 के शुरू में ही, और उसके बाद फिर इलाज में जो है वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आई, बहुत डेवलपमेंट्स हुई, बहुत इनोवेशंस हुई, और अब प्रोग्राम जो है वो डे 1 से पेशेंट के साथ जो है वो फैमिली मिलना शुरू कर देती है। और इससे एक तो मैसेज ये जाता है जो ट्रीटमेंट मिलने से कि देखिए ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये इलाज है, वी आर देयर, हम मौजूद हैं और हम आपके पीछे हैं और हमें आपकी परवाह है, आपसे प्यार है, हमने आपको कहीं डंप नहीं किया। वो डंप वाली जो फीलिंग है वो उस इलाज भी उस तरीकाकार से आती थी कि कोई पूछने वाला नहीं है, और इतने अरसे के बाद फैमिली जो है वो जाती रहती थी, और विजिट नेगेटिव होती थी उसके नतीजे में विजिट और डिले कर देते थे हम। अगर विजिट वो पहले ही वो इतने टाइम के बाद मिल रहा है, लेकिन अगर बुरी विजिट की है तो टू टीच हिम लेसन, तो वो उसकी विजिट जो है वो थोड़ी और जो है वो डिले कर दी जाती है, जिससे पेशेंट जो है वो और रिसेंशियल हो जाता है। तो इस फ्रीक्वेंट मिलने से, बैक टू बैक मिलने से जो है वो एक फैमिली की तसल्ली रहती है। फैमिली जो है वो इलाजगाह में आती है, डेली विजिट करती है, उसके बाद बुक कर जाती है, तो फैमिली जो है वो हर चीज़ को पर्सनली विटनेस और विजिट कर रही होती है, देखती होती है, कोई कमी कोताही होती है तो फैमिली के सामने चीज़ें आ रही होती हैं। क्योंकि जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त कोई अंदर से फैसिलिटी को विजिट भी नहीं करवाया जाता था, और अभी भी इलाजगाहें ऐसी हैं जो अंदर से विजिट नहीं करवाती और फ्रीक्वेंट विजिट्स का वहाँ पे कोई मॉड्यूल जो है वो मौजूद नहीं है, और विजिट भी शायद इस वजह से नहीं करवाते क्योंकि
शायद जगह विजिट करवाने वाली भी नहीं होती, इस वजह से वो फिर कोई ना कोई बहाना लगा के अंदर का विजिट जो है वो नहीं करवाते। जबकि वेल एंगेज में हर चीज़ ओपन है, ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल जो है वो फेयर प्रैक्टिस होती है, तो क्लाइंट हर चीज़ तक जो है उसकी एक्सेस है। तो मिलना जो है वो आपका जो है वो एक लव शो जो है वो प्यार और आपका जो लव है वो शो करता है, जबकि जो ना मिलना है वो आपका फियर जो है वो शो करता है। तो अगर आप फियर से चलेंगे तो फिर इस इलाज में आप कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इस इलाज से जो है वो बेनिफिट आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इलाज है मरीज का, ये एक प्रोजेक्ट है एक तरह का जिस पे काम किया जाता है। ये प्रोजेक्ट के जो है वो 3 फेजेज हैं और ये टोटल कोई 930 दिन बनते हैं इस प्रोजेक्ट के, और इस 930 दिन की जो मेहनत के बाद आप पेशेंट को वापस हासिल कर लेते हैं और आप अपने प्यारे की जिंदगी को टोटली बदल के रख लेते हैं। जिसमें जो पहला फेज है वो 100 दिन का है, जिसमें पेशेंट इलाजगाह में रहता है, तो अगले 100 दिन जो है वो फॉलो अप किया आता है, ये 200 डेज, और उसके बाद जो तीसरा फेज है वो 2 ईयर्स का है, जिसमें फिर वो वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली जो है वो एज पर स्केड्यूल जो है वो राब्ते में रहता है। और वो 2 सालों में उसके जो है वो टेस्ट रैंडमली होते रहते हैं, वो राब्ते में रहता है, दूसरे पेशेंट से मिलता रहता है, उसके बीच में एनिवर्सरीज वगैरह आती हैं, उसको इंकरेज किया जाता है। तो ये तीनों फेजेस को मिला के ये 930 दिन तकरीबन बनते हैं। तो ये मेहनत जो है वो अगर कर ली जाए और इसको अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से फैमिली जो है वो मुश्किल से निकल सकती है, और फैमिली जो है वो अपने प्यारे को इस मुश्किल से जो है वो निकाल सकती है। लेकिन याद रखें कि पेशेंट को अगर आप इग्नोर करेंगे, ये समझेंगे कि इसको किसी जगह पे बस बंद करवा दिया जाए और फिर जो कुछ करना है पेशेंट के साथ डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट करें और हमसे मिलकर क्या करेंगे या हमसे काउंसलिंग करके क्या करेंगे, क्योंकि फैमिली डिजीज एडिक्शन को इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जहाँ पे सिंगल पर्सन मुतासिर होता है साथ साथ पैसिवली पूरी फैमिली भी मुतासर होती है, तो ये पूरी फैमिली ही शेयर करती है और पूरी फैमिली ही इलाज में हिस्सा डाल के अपने हिस्से का काम करती है, जिसके नतीजे में जो है वो नताइज मिलते हैं। तो आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब आप अपने प्यारे का इलाज शुरू करवाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है इस हवाले से कि आपको पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा और आपको साथ साथ अपने पेशेंट को ये मैसेज देना पड़ेगा कि नहीं, हम आपके साथ इस मुश्किल में साथ करें। बिल्कुल ठीक। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो इसके साथ इख्तिताम तो पहुंचता है। आज हमने बड़ी तफसील से बात की ये जो एडिक्शन ट्रीटमेंट के हवाले से जो यूजुअली फैमिलीज के सवालात होते हैं, और उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।